हम्म, 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 हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। बेटा, आज से नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे। अच्छा, चेक तो कर लो एक बार, आवाज सही आ रही है क्या? मैं दिखाई दे रहा हूं आपको? जल्दी से फटाफट बता दें, क्या मेरी आवाज आ रही? नमस्ते 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 नमस्ते। बहुत बढ़िया। करें, स्टार्ट करें? चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 1-2 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। आकांक्षा, मुस्कान, तंजिम, जय, उत्कर्ष, निशा, नेहा, स्वाति, हर्ष, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। चलें, स्टार्ट करें। तो आज का जो चैप्टर है उसके बारे में बता देता हूं बेटा। थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर है। और थ्योरेटिकल चैप्टर का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है और न्यूमेरिकल वाले चैप्टर का एक अपना इंपॉर्टेंस होता है। थ्योरेटिकल वाले चैप्टर में एक चीज बहुत अच्छी ये होती है कि एक बार आपको थ्योरी याद हो गई तो एग्जाम में जब आप क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन देखते ही आंसर लग जाता है। ठीक है, ऐसा होता है। आप पढ़ के देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन आपको रिवाइज जरूर करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी वाले में, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको चीजों को। ठीक, चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। आज हम एडजॉर्प्शन कवर करेंगे। एक्चुअल में सरफेस केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं। पहला एडजॉर्प्शन, दूसरा कैटालिसिस, तीसरा कोलॉइड। कैटालिसिस से रेयरली ही क्वेश्चन आता है क्योंकि कैटालिसिस सभी लोगों को ही आता है ना। अब क्या बचा? एडजॉर्प्शन और कोलॉइड। ठीक है, एक ही सवाल आना है एग्जाम में और ये पक्का है आना है। और सरफेस केमिस्ट्री की एकदम खास बात है कि एनसीईआरटी से ही सवाल आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। क्लियर एकदम। आज हम एडजॉर्प्शन कवर करने जा रहे हैं। एडजॉर्प्शन अपना गोल है आज का। तो एडजॉर्प्शन होता क्या है? देखो, जितने भी सरफेस फिनोमेना है सब एडजॉर्प्शन है। जहां नजर मारो सब एडजॉर्प्शन है। जहां आप देख लो सब जगह एडजॉर्प्शन हो रहा है। आप पंखा देखो, ऊपर देखो, जल्दी आपके रूम में पंखा देखो, उस पर धूल जमी है, एडजॉर्प्शन है। ठीक, आपकी स्किन पे कुछ डस्ट पार्टिकल होंगे, एडजॉर्प्शन है। आपके गद्दे पर डस्ट पार्टिकल होंगे, एडजॉर्प्शन है। बोर्ड पर एडजॉर्प्शन हो रहा है। ठीक, ये कैमरे पर एडजॉर्प्शन हो रहा है जहां पर तुम्हारा मुंह दिख रहा है। ठीक है, सभी जगह एडजॉर्प्शन है। जहां नजर मारो वहां एडजॉर्प्शन है। डेफिनेशन समझ लो जरा, आपको समझ में आ जाएगा एकदम। देखो, एडजॉर्प्शन क्या होता है? द फिनोमिनन ऑफ द द द फिनोमिनन ऑफ attracting and retaining, the phenomena of attracting and retaining of the molecule of the molecule of one substance on another substance resulting into higher concentration at the surface, या on the surface लिख लो उसके ऊपर ना। resulting into higher concentration on the surface is called डेफिनेशन वालों को मजा आ गया होगा एकदम, है, वेरी गुड। बहुत डेफिनेशन मिलेंगी इसमें। इज कॉल्ड एडसॉर्प्शन। ठीक है, कम से कम 3 बार पढ़ेंगे, ठीक है, कम से कम 3 बार पढ़ेंगे। पढ़ो जरा, पहली बार आप पढ़ो, दूसरी बार मैं पढ़ूंगा, फिर तीसरी बार आप पढ़ना। ठीक है, चलो भाई फटाफट से, चलो भाई शुरू करो। क्या कहना है? द फिनोमिनन, एक बार तो आप पढ़ तो लो पहले। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ओ भाई जल्दी पढ़ो, पढ़ो 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 पढ़ो। वेरी गुड, पढ़ लिया?
पढ़ लिया? पढ़ लिया? वाह, अब एक बार मेरे साथ पढ़वाओ। आओ आओ, कहां जा रहे हो भाई, इधर आओ। द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग। किसके? किसी एक सब्सटेंस के पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है और रिटेन हो रहा है, मतलब सरफेस पर। ठीक है, किसी एक सब्सटेंस के पार्टिकल किसी दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पर आकर अट्रैक्ट होकर वहां रिटेन हो रहे हैं, मतलब रुक रहे हैं। ठीक है, ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ वन सब्सटेंस, किसी एक सब्सटेंस के पार्टिकल आ रहे हैं किस पर? ऑन अनदर सब्सटेंस। तो इससे क्या होगा? पार्टिकल आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे, सरफेस पर कॉन्सेंट्रेशन बेटा बढ़ती जाएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रिजल्टिंग इनटू हायर कॉन्सेंट्रेशन कहां पर? ऑन द सरफेस। ये डेफिनेशन है एडजॉर्प्शन की। जैसे बहुत बेसिक से एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे ये मेरा फोन है, ठीक है, ये मेरा फोन है, इसकी सरफेस है। ठीक है, इसकी सरफेस पर पार्टिकल अगर मैं डाल दूं, मान लो मेरे पास चौक होती तो मैं आपको दिखा देता करके। चौक मैंने उसको पीस लिया, ठीक है, बारीक पार्टिकल हो गए, इसकी सरफेस पर डालते जाऊंगा मैं, एडजॉर्प्शन हो रहा है। सही ना? तो होगा क्या? जो चौक है उसके जो पार्टिकल हैं उसको पीस लिया, ठीक है, ग्राइंड कर लिया, उसके जो पार्टिकल हैं वो क्या होंगे? वो एक सब्सटेंस हम बोलेंगे उसको, क्या? वन सब्सटेंस। और जिस पर आ रहे हैं मोबाइल फोन वो क्या हो गया? अनदर सब्सटेंस। क्लियर एकदम डेफिनेशन? फटाफट से नोट कर लो। ठीक है, फटाफट से नोट कर लो। एक कह रहा है सर फोन तोड़ के देखो। बेटा वैसे भी हमारे पास एक ही फोन है, जिंदगी में आज तक मैंने कोई फोन नहीं खरीदा, ये सब घर वाले दे जाते हैं हमारे, है ना? मतलब रिकॉर्ड रहा है मेरा, जिंदगी में आज तक मैंने कोई फोन नहीं खरीदा है। घर वालों को दिलवा देते हैं, उनका दूसरा सेकंड हैंड फोन हम ले लेते हैं। मतलब घर वाले ऐसा कर देते हैं हमारे साथ, है ना? इसलिए घर पे कभी रहो तो फोन नहीं लेना चाहिए। चलो भाई आगे बढ़े। ठीक है, क्लियर है एकदम? चलो भाई, अब एक कह रहा है सर आईफोन ले लो। भाई उसके लिए क्या है भाई, मुझे अपनी किडनी बहुत प्यारी है, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। चलें आगे बढ़े। ठीक, ये सच्चाई है भाई, ये सच है, आज तक मैंने फोन नहीं खरीदा यार। चलें आगे, आ जाओ जरा फटाफट से। हाँ, अब इसके कुछ और टर्म्स हैं वो समझ लेते हैं। एडजॉर्प्शन की डेफिनेशन आप समझ गए, है ना? आ जाओ इधर। एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेंट और डिसऑर्प्शन, ये तीन डेफिनेशन डिफाइन कर लेते हैं। क्या? एडजॉर्बेट क्या होता है? द सब्सटेंस विच गेट्स एडजॉर्ब। ध्यान से सुनिएगा, द सब्सटेंस विच गेट्स एडजॉर्ब, मतलब जो एडजॉर्ब होता है। कौन? चौक। चौक को मैंने ग्राइंड कर लिया था, पीस लिया था ना, तो वो क्या है? एडजॉर्बेट है। और मोबाइल फोन क्या हो गया? एडजॉर्बेंट हो गया, है ना? द सब्सटेंस विच गेट्स एडजॉर्ब, क्या बोलते हैं उसको? एडजॉर्बेट। क्या बोलते हैं? एडजॉर्बेट। ठीक, एडजॉर्बेंट क्या होता है? ध्यान से देखेंगे। द सब्सटेंस on which adsorbate get adsorb, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिस पर एडजॉर्बेट आता है, मतलब जो चौक के पार्टिकल्स थे वो क्या हैं? एडजॉर्बेट हैं। और मोबाइल फोन क्या है? एडजॉर्बेंट है। ठीक है, क्लियर है एकदम? द सब्सटेंस ऑन विच एडजॉर्बेट, ठीक है, एडजॉर्बेट गेट एडजॉर्ब। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, समझ गया दोनों बातें। ये तुम्हारा मोबाइल फोन हो गया और ये चौक हो गई, जो एग्जांपल मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, डिसऑर्प्शन क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे। द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, द रिवर्स ऑफ एडजॉर्प्शन, दैट इज removal of adsorbate from the surface of adsorbent
समझना जरा ध्यान से, है ना। मोबाइल फोन के ऊपर चौक के पार्टिकल थे, ठीक है। अब मैं फूंक मार दूं, क्या हुआ? पार्टिकल उड़ जाएंगे। क्या है ये? डिसॉर्प्शन, डिसऑप्शन, ठीक है। तो रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन इज कॉल्ड डिसऑप्शन। क्लियर एकदम? ठीक है, समझ गए? तो ये कहानी है, ठीक है। उड़ जाएगा ना पार्टिकल, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। विनायक कह रहा मेरे मुंह पे आ गया पार्टिकल। चलो पढ़ लो डेफिनेशन, पढ़ लो क्या कह रहे हैं। द रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन मतलब रिमूवल ऑफ एड्सॉर्बेट मींस जो डस्ट पार्टिकल थे आपके, चौक के पार्टिकल थे जो आपके, वो उड़ रहे हैं। मतलब आप एड्सॉर्प्शन का उल्टा कर रहे हो ना। एड्सॉर्प्शन में तो पार्टिकल आते हैं, डिसऑप्शन में जाते हैं, आते हैं जाते हैं। क्या बात है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए। आगे बढ़ा जाए, क्या बोलती है जनता? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलें आगे। डिसऑप्शन एक बार और बताइए। एड्सॉर्प्शन का उल्टा, एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर एड्सॉर्बेट के पार्टिकल थे, अब आप उन एड्सॉर्बेट के पार्टिकल को हटा रहे हो एक्सटर्नल एनर्जी लगा के। ठीक है, क्लियर एकदम? चलें आगे, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, एकदम क्लियर हो रही है डेफिनेशन, बहुत सही। अगला देखो जरा, सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच adsorption and absorption both take place simultaneously। मतलब ऐसी प्रोसेस जहां पर दोनों चीजें हो, एड्सॉर्प्शन भी हो और एब्सॉर्प्शन भी हो। एब्सॉर्प्शन क्या होता है बेटा? एब्सॉर्प्शन होता है बल्क फिनोमेना, अभी मैं डिफरेंस भी बताऊंगा दोनों में। एड्सॉर्प्शन होता है सरफेस फिनोमेना। तो एक एग्जांपल होता है, कॉटन फाइबर लो, उसके ऊपर डाई डाल दो, तो वो कॉटन फाइबर की सरफेस पर भी रहती है और कुछ डाई के पार्टिकल कॉटन फाइबर के अंदर चले जाते हैं। तो दोनों चीजें हैं, एड्सॉर्प्शन भी है और एब्सॉर्प्शन भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत बढ़िया। अब ये अक्लूजन क्या है, इसके बारे में देखेंगे। अक्लूजन क्या है? ये पता क्या है? ये स्पेशल केस ऑफ एड्सॉर्प्शन है। यस, ये स्पेशल केस ऑफ एड्सॉर्प्शन है। एड्सॉर्प्शन में क्या होता था? एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट। अगर तुम्हारा एड्सॉर्बेट गैस हो जाए और एड्सॉर्बेंट सॉलिड हो जाए, ठीक, तो अक्लूजन होता है। तो क्या लिख रहा हूं मैं? एड्सॉर्बेट क्या हो जाए? क्या हो जाए? गैस। और एड्सॉर्बेंट क्या हो जाए? सॉलिड। मतलब अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं। कैसे? ऐसे देखो जरा, द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड। तो यहां एड्सॉर्बेट क्या हो गया? गैस, और एड्सॉर्बेंट क्या हो गया? सॉलिड। ठीक है, द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड इज कॉल्ड अक्लूजन। आपने बचपन में एक एग्जाम्पल पढ़ा था क्लास 11th में, हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन का नाम तो सुना ही है। क्या होता है इसमें वो देख लो। क्या होता है इसमें? अल्कीन की रिएक्शन होती है, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम वगैरह। तो ये क्या होता है? सॉलिड। और H2 क्या है? गैस। तो पहले इस सॉलिड पर ये गैस एड्सॉर्ब होती है और फिर अल्कीन इसके साथ रिएक्शन करता है। क्या बनाता है? अल्केन बनाता है। पाई बॉन्ड तोड़ दो HH से, है ना, इस तरीके से।
तो ये प्रोसेस जो हो रही है यहां पर क्या है, ये अक्लूजन है। क्या है ये, अक्लूजन। क्या है, अक्लूजन। क्लियर एकदम, क्लियर है डेफिनेशन एकदम, बहुत बढ़िया। देख लो जरा एक बार, अक्लूजन है ये, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अल्किन टू अल्किन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। चलें आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे बढ़ा जाएगा, बताओ जल्दी फटाफट से। एक कह रहा मम्मी का चाटा एडजॉर्प्शन, बिल्कुल सही बात है। दो चार और एडजॉर्प्शन करवा लो घर पे अभी। चलें आगे बढ़े। अक्लूजन बेटा सिंपल सा, एडजॉर्बेट गैस हो जाए, एडजॉर्बेंट सॉलिड हो जाए। स्पेशल केस ऑफ एडजॉर्प्शन बोल सकते हो ना आप, तो आपने सिलेक्ट कर दिया पहले से ही कि गैसेस का सॉलिड पर एडजॉर्प्शन। ठीक, क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब जरा आप एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस समझ लो क्या होता है। पढ़ो जरा मेरे साथ एक एक पॉइंट। इन एडजॉर्प्शन द सब्सटेंस इज कॉन्सेंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस एंड डज नॉट पेनिट्रेट इन द बल्क ऑफ एडजॉर्बेंट। मतलब अगर मैं एडजॉर्बेंट पार्टिकल को इस तरीके से बनाना चाहूं, ध्यान से देखना जरा, मैं इधर एडजॉर्प्शन बता रहा हूं और इधर एब्जॉर्प्शन बना दूंगा, है ना। एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस समझ लेना। एडी और एबी में क्या डिफरेंस है, देखो मैंने एक पार्टिकल ले लिया एडजॉर्बेंट का इस तरीके से, इसकी सरफेस पर क्या आ जाए, इसकी सरफेस पर एडजॉर्बेट आ जाए कुछ इस प्रकार, इस तरीके से। इसकी सरफेस पर आ गए पार्टिकल्स, तो इनको क्या कहोगे, इनको क्या कहोगे और इसको क्या कहोगे, बताओ। ये पार्टिकल जो आ रहे हैं उनका नाम क्या है, एडजॉर्बेट, और जिस पर आ रहे हैं वो क्या है, एडजॉर्बेंट। ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या है, सरफेस फिनोमेना है। पार्टिकल कौन से, एडजॉर्बेट के पार्टिकल एडजॉर्बेंट के अंदर नहीं जाते, सरफेस पर रहते हैं। ठीक है, सरफेस पर रहते हैं। जबकि एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ध्यान से देखना, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये बल्क में चले जाते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या है, बल्क फिनोमेनन है। ठीक है, तो ये अंदर चले जाएंगे पार्टिकल, बल्क में। कुछ इस प्रकार में बना देता हूं, ठीक है, ऐसे बल्क में चले जाएंगे। तो पार्टिकल अंदर जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, अंदर, बल्क में। तो ये क्या है, एब्जॉर्प्शन। और सरफेस पर रहेंगे तो ये क्या है, एडजॉर्प्शन। ठीक है, देखो जरा एक बार ध्यान से। इन एब्जॉर्प्शन द सब्सटेंस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क, देखो, ऑफ द सॉलिड। बल्क मतलब अंदर, सरफेस मतलब बाहर, बाहर वाली बात। ठीक है, सिद्धेश कह रहे हैं मेकअप एडजॉर्प्शन है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलें आगे बढ़े, ठीक, आगे बढ़ा जाए, क्लियर, ठीक, चलो भाई, बहुत बढ़िया। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, यस सर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अब कुछ एग्जाम्पल देख लो, किसके, एडजॉर्प्शन के, एब्जॉर्प्शन के और सॉर्प्शन के एग्जाम्पल। ठीक है बेटा, डायरेक्ट एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम में सीधे आ सकता है। क्या है एग्जाम्पल, देखो, सिलिका जेल एडजॉर्ब्स वाटर वेपर्स वाइल एनहाइड्रस CaCl2 एब्जॉर्ब्स इट। सिलिका जेल किसी ने देखा है क्या, बिल्कुल देखा है। आप नए नए बैग लाते हो, जब स्कूल जाया करते थे, पहला दिन होता था स्कूल का, एक दिन दो दिन पहले शॉपिंग होती थी, घर वाले करवाते थे, याद करो वो दिन। और थर्मस फ्लास्क जब कभी लेते हो, ठीक है,
बैग वगैरह जब कभी लेते हो तो उसके अंदर एक पैकेट दिख रहा होगा, एक पुड़िया दिखती होगी आपको, उसके ऊपर लिखा रहता है सिलिका जेल, छोटे छोटी गोलियां होती हैं उसकी। वो क्यों डालते हैं उसमें? वो क्या करता है, वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जबकि वाटर वेपर एनहाइड्रस CaCl2 में डालोगे तो ये रिएक्शन कर लेगा तुम्हारा, क्या, एनहाइड्रस CaCl2 प्लस वाटर क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, जबकि ये क्या है, सिर्फ सरफेस पर आकर टिक जाएगा, मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया इसने, सॉरी एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब नहीं बोल सकते, एब्जॉर्ब कर लिया, सरफेस पर ले आया। ठीक है, जूते में भी निकलता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही सही सही, एकदम सही कह रहे हो, बहुत बढ़िया। नए नए जूते खरीदते हो तब निकलता है, वाह यार क्या बात है। चलो भाई सेकंड देखना जरा, चारकोल, ये क्या है आपका, अमोर्फस एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। ठीक है, मतलब सॉलिड है। चारकोल एब्जॉर्ब अमोनिया गैस, अमोनिया गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है चारकोल, लेकिन वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है अमोनिया गैस को। वाटर प्लस अमोनिया क्या बनता है, सोचो, अमोनिया प्लस वाटर क्या देता है, NH4OH देता है ना, तो यहां एब्जॉर्प्शन हो जाता है, मतलब रिएक्शन हो जाती है, बल्क में चला जाता है। ठीक, जबकि यहां क्या होता है, चारकोल की सरफेस पर अमोनिया गैस टिकी होगी। ठीक है, मतलब एब्जॉर्प्शन हो गया होगा। ठीक, अगला, अब ये मैंने एग्जांपल बता दो सॉप्शन का, डाइज एब्जॉर्ब्स एज वेल एज एब्जॉर्ब्स ऑन द कॉटन फाइबर्स, मतलब कॉटन फाइबर के अंदर देखोगे तो डाई के पार्टिकल बल्क में भी पहुंच चुके होंगे और सरफेस पर भी होंगे, बल्क में भी पहुंच चुके होंगे कॉटन फाइबर के और सरफेस पर भी होंगे, मतलब दोनों फिनोमेना वहां हो रहे होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एड्सॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू सॉर्प्शन। ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ठीक है, तो एक बार रीड कर लो इन तीनों को, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। अब हम चलते हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन पर, ध्यान से देखना जरा। अगर मैं एंथैल्पी की बात करूं, एंथैल्पी क्या होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा, हीट ऑफ रिएक्शन। कैसे लिखते हो, डेल्टा HAD से, एडी यहां सबस्क्रिप्ट लगाने का मतलब है एडजॉर्प्शन, एडी का मतलब एडजॉर्प्शन, डेल्टा H मतलब हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो एंथैल्पी को कैसे पता करेंगे, हीट को कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, डेफिनेशन वालों को काफी अच्छी लगेगी। क्या, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन वीक वांडरवाल फोर्सेस, वीक वांडरवाल फोर्सेस, वीक वांडरवाल फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, और स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। ध्यान से सुनना जरा, ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन क्या होता बताओ, मोबाइल की सरफेस पर आप चौक के पार्टिकल लगा रहे थे, मतलब डाल रहे थे, तो किस वजह से वो टिक रहे होंगे, कुछ फोर्स तो जिम्मेदार होगा ना भाई। अगर मोबाइल की सरफेस पर, ध्यान से देखना, इसकी सरफेस पर अगर मैं चौक के पार्टिकल डाल रहा हूं और वो यहां रुक रहे हैं, तो किस वजह से रुक रहे हैं, कोई फोर्स जिम्मेदार होगा। तो दो टाइप के फोर्स यहां होते हैं, वीक फोर्सेस जिसको वांडरवाल फोर्सेस बोलते हैं, डीपीडीपी डीपीआईडीपी इस टाइप के, और दूसरे कौन से, केमिकल बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, ये वीक होते हैं। तो वीक फोर्स या स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं कब, एडजॉर्प्शन में, है ना। तो वीक वांडरवाल फोर्सेस और स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, हीट इज रिलीज्ड, हीट इज रिलीज्ड, this heat is called, this heat is called heat of adsorption, heat of adsorption। ध्यान से सुनना जरा, एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के पार्टिकल का इंटरेक्शन होगा सरफेस पर, तभी तो एडजॉर्प्शन हो रहा है। अब ये इंटरेक्शन मतलब कौन से बॉन्ड होंगे, या तो वीक बॉन्ड होंगे या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। वीक वांडरवाल होते हैं, स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब बताओ मुझे, अगर बॉन्ड बनता है
तो एनर्जी रिलीज होती है या एनर्जी देनी पड़ती है? सोच के बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ, कॉन्सेप्ट है। जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी निकलती है या एनर्जी देनी पड़ती है? बताओ जल्दी फटाफट से, मुझे जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी फटाफट से बोलो, बोलो 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 बोलो, जल्दी बोलो। निकलती है या देनी पड़ती है? जल्दी बोलो। रिलीज होती है ना? यस। बॉन्ड बनने पर एनर्जी रिलीज होती, क्यों? बॉन्ड तोड़ने पे देनी पड़ती तो बनने पे रिलीज होगी ना। ठीक है भाई, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या, देखना अंकल इधर, डेल्टा एच ऑफ एडी नेगेटिव होगा, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। एकदम सही बात कह रहे हो, एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है। तो डेल्टा एच एडी क्या लिख सकता हूं? लेस देन 0 लिख सकता हूं मैं। क्लियर है एकदम? डेल्टा एच एडी को मैं लेस देन 0 लिख सकता हूं, चेक करो। एकदम सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया, आज तो फॉर्म में चल रहे हो, वाह वाह वाह, क्या बात, वाह। चलो भाई, नोट कर लो, नोट कर लो तो बता देना, जल्दी से नोट कर लीजिए तो बता दीजिए, नोट कर लीजिए तो बता दीजिएगा। अरे नोट कर लीजिएगा तो बता दीजिएगा ना सर, हमको भी। आगे बढ़े क्या? जल्दी बोलो। नोटेड? क्लियर है? आगे बढ़े? वेरी नाइस। ये बात हो गई हीट की, ठीक है। अगला देखना जरा, एंट्रोपी की बात करें तो बताओ जरा, एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी को हम क्या लिखते हैं? डेल्टा एस। ध्यान से सुनना जरा, ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन, ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन, ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन मॉलिक्यूल्स ऑफ adsorbate get localized, यही होता है। ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन क्या होता है? एड्सॉर्बेट के पार्टिकल आते हैं, कहां पर आकर टिक जाते हैं? एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर। तो रैंडमनेस बढ़ रही है या कम हो रही है? बताओ। क्यों? डिग्री ऑफ रैंडमनेस को ही तुम एंट्रोपी बोलते थे। जितनी ज्यादा रैंडमनेस उतनी ज्यादा एंट्रोपी। अगर पार्टिकल आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, कहां पर? सरफेस पर, सरफेस पर पार्टिकल आ रहे हैं, टिक रहे हैं यहां पर, बताओ रैंडमनेस बढ़ेगी कम होगी? बोलो, रैंडमनेस बढ़ेगी या कम होगी? जल्दी बताइए बेटा, जल्दी से, फटाफट से। अरे भाई बताओ, पार्टिकल आ रहे हैं, मोबाइल की सरफेस पर आकर टिक रहे थे ना, चौक के पार्टिकल, डिक्रीज होगी। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, कई लोगों का आंसर सही है, एकदम सही। तो मैं ऐसा बोलूंगा, डेल्टा एस ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होगा? नेगेटिव। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा एस ऑफ एड्सॉर्प्शन लेस देन 0। तो अभी तक की कहानी यह है, अभी तक की कहानी यह है कि डेल्टा एच भी लेस देन 0 और डेल्टा जी भी लेस देन 0। ठीक है, एकदम बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे, चलते जाना। ठीक है, अब आ जाओ जरा गिब्स फ्री एनर्जी पर। क्या आप मुझे इसका फॉर्मूला बता सकते हैं क्या होता है? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर मैं साइन पुट कर दूं किसके? डेल्टा एच और डेल्टा एस का, बताओ जरा, साइन पुट करके बताओ। यहां साइन पुट करोगे साइन के साथ तो माइनस डेल्टा एच, और यहां माइनस और एक माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा, सही है ना? क्यों? ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये नेगेटिव पुट करोगे तो प्लस हो जाएगा, साइन के साथ पुट कर दिया। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, बताना जरा, कंडीशन फॉर स्पॉन्टेनिटी बताओ जरा। फॉर स्पॉन्टेनिटी क्या कंडीशन है? डेल्टा जी मस्ट बी लेस देन 0, सही ना? स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी लेस देन 0। अब ये वैल्यू नेगेटिव कब बनेगी? सोचो सोचो सोचो, थोड़ा दिमाग भी चलते रहना चाहिए। ये वैल्यू नेगेटिव कैसे बनेगी? ये वैल्यू नेगेटिव कैसे बनेगी बताओ? जब डेल्टा एच की न्यूमेरिकल वैल्यू, ये वाली वैल्यू बड़ी हो, न्यूमेरिकल वैल्यू किससे? टी डेल्टा एस से। मतलब मॉड डेल्टा एच
क्या होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए किससे, टी डेल्टा एस की पूरी वैल्यू से, तभी तो ये नेगेटिव निकल के आएगा। मान लो ये -200 + 100 ऐसा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होनी चाहिए ना डेल्टा एच की, सही है। इसका मतलब इस कंडीशन पर एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन ऐसा देखा गया कि ये वाली चीज एड्सॉर्प्शन में हमेशा ट्रू है, हमेशा ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है। तो ये वाली वैल्यू ऑलवेज ट्रू है। अगर ये ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू होती है, क्यों होती है भाई, आप देखो, आप ऊपर देखो जरा, पंखे को देखो, जिस रूम में तुम बैठो ऊपर पंखा लगा है, वहां भी डस्ट पार्टिकल होंगे, तो वो तो अपने आप ही हो रहा है ना, मतलब स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब डेल्टा जी तो लेस देन 0 होना ही है ना, आपने थोड़ी कुछ करवाया है, ऑटोमेटिकली हो गया ना एड्सॉर्प्शन। तो कोई भी चीज हो, जैसे यहां पर मेरा ये स्पीकर रखा हुआ है, इस पर अभी भी धूल जमी है, मैंने थोड़ी जमाई है, अपने आप डस्ट पार्टिकल इस पर आ गए हैं, समझ रहे हो, स्पॉन्टेनियस है, कोई वर्क थोड़ी कर रहे हो आप। तो डेल्टा जी हमेशा लेस देन 0, तो ये भी तो ऑलवेज ट्रू होगा भाई, स्पॉन्टेनियस ही तो होता है, ये ऑलवेज ट्रू होगा। तुम्हें डस्ट पार्टिकल हटाने के लिए फूंक मारनी पड़ रही थी, तो एनर्जी लगा रहे थे तुम, डिसऑप्शन में लगती है एनर्जी, एड्सॉर्प्शन में नहीं लगती। एड्सॉर्प्शन तो स्पॉन्टेनियस होता है। तो डेल्टा जी हमेशा लेस देन 0 है, तो ये ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज ट्रू है, ठीक, ऑलवेज ट्रू है। तो ये चीज भी हमेशा सही है। इसका मतलब एड्सॉर्प्शन में तीनों कहानियां नेगेटिव है। कौन कौन सी तीनों कहानियां, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी, तीनों नेगेटिव होता है। इसको नोट करो, फिर मैं अगले पेज पर लिख देता हूं डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा जी, ठीक है, क्लियर। एक कह रहा सर साफ कर दो, इतनी भी नहीं जमी धूल, थोड़ी सी जमी, देखो ज्यादा थोड़ी जमी, थोड़ी सी जमी, दिखा दूं, इतनी सी जमी है, ये थोड़ी सी, ठीक है, और सुबह ही साफ हुआ था, है ना। ठीक है, नोटेड। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब मैं इससे रिलेटेड बातें यहां लिख देता हूं, जो अभी हमने पीछे किया। क्या क्या किया, इन एड्सॉर्प्शन क्या होता है, इन एड्सॉर्प्शन क्या होता है, ध्यान से देखना जरा, एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, ध्यान से देखना। डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है, डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है, और डेल्टा जी भी नेगेटिव होता है। ध्यान रखिएगा, ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शन बना के, ठीक है, तीनों ही चीजें नेगेटिव होती हैं, ठीक। अब एक बात मुझे बताओ, अगर आपसे कोई इक्विलिब्रियम की बात पूछ ले तो कैसे करोगे, ध्यान से देखना जरा। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर मैं इसमें साइन पुट कर दूं तो माइनस डेल्टा एच और प्लस टी डेल्टा एस हो जाता है, साइन पुट करूंगा तो। एट इक्विलिब्रियम बताओ क्या होगा, एट इक्विलिब्रियम अगर कोई कंडीशन पूछ ले, डेल्टा जी क्या होगा, 0, ये यहां 0 पुट कर दो तो डेल्टा एच और टी डेल्टा एस बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब टेम्परेचर क्या आ जाएगा, डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। अगर कभी आपसे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पूछ ले तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और इस इक्विलिब्रियम का नाम है एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम, क्योंकि एड्सॉर्प्शन चैप्टर में पढ़ रहे हो ना, ये एड्सॉर्प्शन इक्विलिब्रियम, एड्सॉर्प्शन के लिए कंडीशन है ये, ठीक है, क्लियर। डेल्टा एच बाय डेल्टा एस, ठीक है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस, ठीक है, समझ गया बात। आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं क्या, जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। स्पॉन्टेनियस का मतलब बेटा होता है अपने आप होना। एक बच्चा बोला सर स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप होना, कोई एक्सटर्नल आप उसमें पावर और नहीं दे रहे हो, है ना, एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दे रहे हो, ऑटोमेटिकली हो रही है, ठीक है, क्लियर। चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट ध्यान से सोचना है बस आपको, है ना, आप ही सोच पाओगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड, मतलब हम ये किसके फैक्टर लिख रहे हैं, अक्लूजन के, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, है ना। तो गैसेस का तुम्हें क्या कराना है, एड्सॉर्प्शन कराना है, किस पर, सॉलिड पर, ठीक है।
एक एक करके आप खुद ही आंसर बता दोगे इसका, देखना आप खुद ही बता दोगे, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, ठीक है, ध्यान से देखना, आप खुद ही बता दोगे। मेरे पास ये फोन है, ठीक है, मेरे पास ये फोन है, ठीक, रूम में बहुत सारी गैसेज हैं, मैंने मान लिया चलो 2 गैसेज हैं, H2 और N2, या O2 N2 मान लो, है ना, एयर है ना, O2 N2 है, ठीक है। तो मेरे पास एक फोन है और मान लो तुम लोगों में से किसी ने मुझे टैबलेट गिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो एक फोन है और एक टैबलेट है, गैसेस है O2 N2 गैसेस है मेरे पास। तो उन गैसेस का एड्जॉर्प्शन कहां पर ज्यादा होगा? गैसेस देखेंगी दोनों तरफ, फोन की तरफ, टैबलेट की तरफ, गैसेस दोनों तरफ देखें, फोन की तरफ देखा टैबलेट, ओ भाई टैबलेट बड़ा है, वहां चलो। सरफेस एरिया ज्यादा है ना, सरफेस एरिया ज्यादा है ना, सरफेस एरिया ज्यादा है ना, किसमें? टैबलेट में। तो सरफेस एरिया ज्यादा तो गैस के मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल स्पेस ज्यादा हो गया ना। बताओ जरा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या इनवर्सली होगा? बोल दो जरा। एड्जॉर्प्शन इज, बताओ क्या कर दूं मैं, यहां सरफेस एरिया लिखूं या 1/, सरफेस एरिया लिखूं? बताओ जल्दी फटाफट से, सरफेस एरिया लिखूं या 1/, सरफेस एरिया? जल्दी बोल दो, बोलो भाई जल्दी, सरफेस एरिया 1/, क्या लिखूं, डायरेक्टली या इनवर्सली? जल्दी बोलो भाई। जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एड्जॉर्प्शन गैस का। तो सरफेस एरिया ज्यादा तो एड्जॉर्प्शन ज्यादा, एकदम सही बात है। तो एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, अवेलेबल स्पेस इंक्रीजेस, अवेलेबल स्पेस बढ़ेगा। सही है एकदम, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला है टेम्परेचर, ध्यान से देखना जरा। अगला क्या है? टेम्परेचर। सोच के बताना, सोच के बताना क्या लिखूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली? सोचना जरा। मेरे पास ये फोन है, ठीक है, इसकी सरफेस पर O2 गैस एडजॉर्ब है, ठीक। मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैंने टेम्परेचर इस सिस्टम को दे दिया, तो किसे टेम्परेचर किसे हीट मिलेगी? एडजॉर्बेंट पार्टिकल को, गैस को, और मोबाइल फोन को मतलब एडजॉर्बेंट को। सही है एकदम, दोनों को हीट मिलेगी। अगर हीट मिलेगी तो क्या होगा? O2 का इस मोबाइल फोन के साथ बॉन्ड क्या होगा? अगर O2 एडजॉर्ब है तो बॉन्ड क्या होगा? टूटने लगेगा। सही बात है ना, एनर्जी दे रहे हो ना यार, सीधी सी बात है। टेम्परेचर दे रहे हो, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो एनर्जी दे रहे हो ना, एनर्जी दोगे तो बॉन्ड टूटने लगेगा, मतलब डिसऑप्शन होने लगेगा। सही बात है, भागने लगेंगे, अरे एनर्जी नहीं, भागने लगेंगे गैस के मॉलिक्यूल, भागने लगेंगे तो क्या होगा? डायरेक्टली होगा या इनवर्सली होगा? जल्दी बोलो। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एकदम सही है, एकदम सही है। टेम्परेचर बढ़ाओगे एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा, क्यों? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल के पास एनर्जी आएगी, और एनर्जी आएगी तो भागने लगेंगे, मतलब बॉन्ड टूटने लगेगा। किसका? एड्जॉर्बेट का एड्जॉर्बेंट के साथ। क्लियर एकदम, क्लियर एकदम, वेरी नाइस, एकदम सही आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन क्या होगा? चलो मैं यहां डायग्राम एक बना के, मतलब ग्राफ से समझाता हूं। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन क्या होगा? डिक्रीजेस। तो एक रफ स्केच अगर मैं आपसे पूछ लूं, किसका? एड्जॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर का रफ स्केच, बताओ क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर एड्जॉर्प्शन क्या होगा? डिक्रीज। ऐसा बना रहा हूं मैं, टेम्परेचर बढ़ेगा एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा। क्लियर एकदम, ठीक है, क्लियर है। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला बताना जरा, प्रेशर के साथ क्या रिलेशन है? आ जाओ। एड्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख दूं? ध्यान से सुनना, कंडीशन समझ लो पहले। मेरे पास एक कंटेनर है, कंटेनर की बॉटम पर ये रखा है, कंटेनर में सबसे नीचे ये फोन रखा हुआ है, ठीक है। मैंने अंदर गैस भर दी, ऊपर पिस्टन लगा दिया, उस पर प्रेशर लगाया, बताओ क्या होगा? एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा कि कम होगा? प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं मैं, बताओ जरा, बढ़ेगा या कम होगा? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो, क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने पर क्या होगा? मॉलिक्यूल्स सरफेस तक आएंगे इसकी, और वही तो अच्छी बात है एड्जॉर्प्शन के लिए। अरे भाई, मॉलिक्यूल सरफेस तक आएंगे ना मोबाइल फोन की, सही है। इसका मतलब
प्रेशर बढ़ाने पर एड्सॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ेगा। अगर मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दूं तो थोड़ा ध्यान से देखना, रफ स्केच बनाते हैं अपन, कैसा दिखेगा ध्यान से देखो। इधर है एड्सॉर्प्शन और इधर है प्रेशर। तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। अब ऐसा ही क्यों बनाया हमने वो सुनना जरा ध्यान से। पीछे क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ा रहे थे, एड्सॉर्प्शन कम हो रहा था, सीधा सा है ना। यहां पर ऐसा क्यों गया, ध्यान से सुनो। मोबाइल फोन का एरिया, सरफेस एरिया तो लिमिटेड है ना, अनलिमिटेड थोड़ी, लिमिटेड ही है ना ये सरफेस एरिया। मान लो गैस के पार्टिकल यहां पर आकर एड्सॉर्ब हो रहे हैं, ठीक। मेरे पास 200 पार्टिकल थे, 200 पार्टिकल थे गैस के। मान लो यहां पर 160 170 तक एड्सॉर्ब हो चुके हैं, इसकी सरफेस भी 200 के लिए 160 170 तक एड्सॉर्ब हो चुके हैं। अब जो बाकी पार्टिकल आएंगे उसके लिए अवेलेबल स्पेस तो कम रहेगा ना भाई। सारा का सारा तो लगभग भर चुका है, सारा लगभग अप्रोक्सीमेटली सारा ही सरफेस तो ऑक्यूपाई हो चुकी है। तो जो अगले पार्टिकल आने वाले होंगे उनके लिए अवेलेबल स्पेस क्या हो जाएगा, कम। तो हम ऐसा बोल देते हैं कि जब तुम्हारी सरफेस पूरी ऑक्यूपाई हो जाएगी, जब तुम्हारी सरफेस पूरी ऑक्यूपाई हो जाएगी, उस टाइम पर तुम प्रेशर कितना भी बढ़ा लो, कितना भी बढ़ा लो, कितना भी बढ़ा लो। मान लो सरफेस एरिया तुम्हारा 200 पार्टिकल रखने का था और तुमने वहां पर 1000 पार्टिकल ले लिए सपोज, ठीक है। ऐसा एक और एग्जांपल देख लो, 1000 पार्टिकल ले लिए, 200 का ही सरफेस एरिया था, ठीक। तो सारे एड्सॉर्ब हो गए, खत्म। उसके बाद एड्सॉर्प्शन होगा ही नहीं। जैसे बचपन की यादें ताजा कराता हूं। आप स्कूल जाते थे, क्लास के बाहर लाइन लगती थी, ठीक है। मान लो 100 बच्चे लाइन लगा के खड़े हुए हैं। तो जो पहला बच्चा एंटर करता है क्लासरूम में, उसके लिए बहुत बढ़िया मजा आ जाता है, उसकी जिंदगी एकदम मस्त लगती। क्यों? जो पहला एंटर करता है उसके लिए कहीं भी बैठने के लिए जगह है, कहीं भी बैठ सकता है वो, ठीक। लेकिन धीमे धीमे क्या होगा, लोग बैठते जाएंगे, बैठते जाएंगे, बैठते जाएंगे, अवेलेबल स्पेस कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। जो 100वां बच्चा होगा वो क्या होगा, उसके लिए अवेलेबल स्पेस कम ही बचा भाई, बहुत कम अवेलेबल स्पेस बचा। अब 101 बार तुम लाओगे, जगह ही नहीं है ना। मतलब एड्सॉर्प्शन खत्म, कांस्टेंट हो गया ना एड्सॉर्प्शन, ठीक है, ठीक है, क्लियर। स्कूल नहीं जाते कह रहा हम स्कूल नहीं जाते अब नहीं जाते सर स्कूल है। याद करो, स्कूल की यादें ताजा हो जाएंगी, ठीक है। लास्ट बेंच पे बैठते हो, अरे वाह क्या बात है। चलो भाई, तो इस तरीके से ग्राफ इसका आता है कि पहले एड्सॉर्प्शन एकदम धुआंधार बढ़ रहा है भाई, देखो पहले एकदम धुआंधार बढ़ रहा है, लेकिन फिर धीमे धीमे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट अवेलेबल स्पेस कम हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो ये कहानी है, प्रेशर बढ़ाओगे एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा। चलो भाई क्लियर। अब इससे रिलेटेड एक सवाल है, वो करके बता दो जरा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं यहीं पे, ठीक, कंपेयर टेम्परेचर, चलो ये बता देना, कंपेयर टेम्परेचर, ऐसा है और ऐसा है, ध्यान से देखना। ऐसा, 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 ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, बताओ। और ये एड्सॉर्प्शन है यहां पर और ये प्रेशर है। चलो भाई बताना जरा, फटाफट से बोल दो, फटाफट से बोल दो, कौन सा ज्यादा कौन सा कम, बोलो जरा एक कह रहा है स्कूल क्या होता है, ये किस जगह का नाम है। जल्दी टेम्परेचर कंपेयर कराओ, कौन सा ज्यादा कौन सा कम, बोलो कौन सा ज्यादा कौन सा कम, बताओ जरा जल्दी बोलो, कौन सा ज्यादा कौन सा कम। अभी आपने क्या बोला, टेम्परेचर के तो इनवर्सली होता है ना एड्सॉर्प्शन। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर T3 वाला अगर मैं देखूं तो यहां एड्सॉर्प्शन कम है। अगर एड्सॉर्प्शन यहां कम है, देखो नीचे आ रहा है ग्राफ, एड्सॉर्प्शन कम है, इसका मतलब यही टेम्परेचर ज्यादा होगा, और फिर ऊपर की तरफ टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। क्यों? क्योंकि एड्सॉर्प्शन बढ़ रहा है। चेक कर लो जरा, सबसे ज्यादा कौन सा होगा, T3, फिर T2, फिर T1, सही है भाई। एड्सॉर्प्शन टेम्परेचर के इनवर्सली होता है ना बेटा। तो ये नीचे आ रहा है, कौन सा, ये वाला, ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर बढ़ रहे हैं, सही है ना, क्लियर है एकदम, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो, वाह यार।
T1 ज्यादा थोड़ी होगा यार, एक लिख रहा है T1 ज्यादा, ना गलती कर रहे हो। T1 ज्यादा थोड़ी, T1 तो कम होना चाहिए ना, क्यों? तभी तो एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। अरे भाई टेम्परेचर के इनवर्सली है ना एडजॉर्प्शन, तो टेम्परेचर के इनवर्सली, तो टेम्परेचर के साथ कंपेयर कराना ना तुम्हें। चलो भाई अगला, नेचर ऑफ गैस की अगर बात करूं, किसकी? नेचर ऑफ गैस की बात करूं तो ध्यान से देखना जरा, मैं ऐसे लिख रहा हूं, इजिली लिक्विफाइबल गैसेस, इजिली लिक्विफाइबल गैसेस एडसॉर्ब मोर रेडिली। मतलब जिसका लिक्विफेक्शन आसान उसका एडजॉर्प्शन आसान। क्यों? लिक्विफेक्शन में क्या होता था, गैस के पार्टिकल पास पास आते थे और लिक्विफाई होते थे, सही है ना? तो पार्टिकल पास पास आना भी तो एडजॉर्प्शन में होता है, पार्टिकल आते हैं ना। अरे यार डेफिनेशन याद करो, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ वन सब्सटेंस ऑन द अनदर। तो मॉलिक्यूल पास पास आना मतलब एक तरीके से लिक्विफेक्शन को ही तो रिलेट कर रहा है आप गैस के। तो मॉलिक्यूल पास इसमें भी आते हैं, एडजॉर्प्शन में भी आते हैं, मतलब जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई होती हैं वो आसानी से एडजॉर्ब भी हो जाती हैं। ठीक, कैसे कंपेयर कराओगे इस चीज को? मैं ऐसे लिखूंगा, एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिक्विफेक्शन। और लिक्विफेक्शन किस बात पे डिपेंड करता है? क्रिटिकल टेम्परेचर पे। और क्रिटिकल टेम्परेचर किस बात पे डिपेंड करता है? A/B पे। देखो जरा ऐसे, TC ज्यादा तो लिक्विफेक्शन ज्यादा होता है, और TC का फॉर्मूला क्या होता है? 8A/27RB। और यहां 827R तो कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूं कि TC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A/B। अब A क्या होता है यहां? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और B क्या बताता है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। फोर्सेस अगर ज्यादा होंगे पार्टिकल साइज कम होगा, B मतलब पार्टिकल साइज या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम से कनेक्ट करते हो। फोर्सेस ज्यादा पार्टिकल साइज कम, इजीली लिक्विफाई हो जाएगा। तो जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना आसानी से लिक्विफाई, उतना आसानी से एडजॉर्ब। अब आपसे यहां पर सवाल क्या क्या पूछ सकते हैं? मान लो आपसे बोल देंगे कि 4 गैसेज हैं या 3 गैसेज हैं, 2 गैसेज, मतलब बोल सकते हैं, सवाल में तो वेरी कर सकता ना। मान लो 3 गैसेज हैं, तीनों के तुम्हें क्रिटिकल टेम्परेचर दिए हैं, TC दिया है, तो जिसका TC ज्यादा उसका लिक्विफेक्शन आसान। मान लो एक का 100, एक का 150, एक का 200, तो किसका ज्यादा? TC 200, सीधा सा। ध्यान रखना, TC ज्यादा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा, T ज्यादा तो एडजॉर्प्शन ज्यादा नहीं। नॉर्मल टेम्परेचर की अगर बात करें, सिर्फ T टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के तो इनवर्सली होता है, TC के डायरेक्टली होता है। ध्यान रखना, जिसका TC ज्यादा वो आसानी से लिक्विफाई मतलब आसानी से एडजॉर्ब होगी। तो आपको TC दिया जाए, जिसका TC ज्यादा उसका एडजॉर्प्शन आसान। क्लियर एकदम? ठीक, जिसका TC दिया जाए उसका एडजॉर्प्शन आसान, और जिसका मान लो A दे दे, सिर्फ A दे दे, सिर्फ A, एक का A है 2.2, एक का A है 5.3, कौन सा आसानी से एडजॉर्ब होगा? 5.3। मान लो B दे दिया जाए, एक का B है 0.2, एक का B है 0.3, कौन आसानी से एडजॉर्ब होगा? 0.2 वाला। ऐसा होता है ना? तो लिक्विफेक्शन आसान तो TC के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लिक्विफेक्शन TC के और TC इसके। ठीक है, TC होता है क्रिटिकल टेम्परेचर तुम्हारा। अरे भाई अब ये भी पूछोगे तुम, वाह क्या बात है, क्या बात है। थोड़ा बहुत चीजें तुम पढ़ के आया करो भाई, 11th में नहीं पढ़ी है? क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर पढ़ा होगा यार, ऐसा हो ही नहीं सकता ना पढ़ाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता तुमने ना पढ़ा। पढ़ा है बेटा, ध्यान करो, याद करो बस थोड़ा सा। ठीक है, याद करो, याद करो, याद आएगा। याद करो वो दिन जब TC तुमने पढ़ा था, क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना? अब अगर आपको इनमें से कुछ भी ना दिया जाए तो तुम्हें आपको याद होना चाहिए, तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि कौन सी गैस आसानी से लिक्विफाई होती है। वो कैसे निकलता है? एक गैसीय स्टेट में था, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में, Z वर्सेस P ग्राफ। तो उसी ग्राफ को अगर मैं बनाऊं, तो बनाऊंगा नहीं, उसी ग्राफ से गैसेस उठाऊं, तो उन गैसेस को मैं यहां ऑर्डर के फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको वो याद करना है। ठीक है, पहले आप ये नोट कर लो फटाफट से। ठीक है, नोट कर लो इसको फटाफट से, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो बेटा। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जहां पर आखिरी बार
आखिरी बार लिक्विड मिलता है, उसके ऊपर जाओगे तो सब गैस ही गैस है। किसी भी गैस का टीसी क्या होता है, वो लास्ट टेम्परेचर है जब आपको आखिरी बार क्या मिलेगा, लिक्विड, उसके बाद सब गैस ही गैस है। ठीक है, चलो भाई, वेरी नाइस, आगे बढ़े। नोटेड, वेरी गुड। तो ये कहानी थी इसकी। अब अगर मैं आपसे यहां एडसॉर्प्शन का ऑर्डर लिख दूं तो ये होता है H2 N2 O2 CO CH4 CO2 HCl अमोनिया SO2। ये होता है। डायटोमिक वाले एटॉमिक नंबर से याद कर सकते हो, मतलब याद करने के लिए इसका एटॉमिक नंबर कम, इसका ज्यादा, इसका और ज्यादा, तो ये डायटोमिक वाले हो गए। फिर कार्बन वाले हो गए। ठीक, यहां CO लिखो, फिर इसके बाद में यहां एक है, यहां 2 ऑक्सीजन कर दो, बीच में मीथेन फंसा दो। ठीक है, और फिर HCl आ गया, फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले HCl अमोनिया। ठीक है, और फिर उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट जिसका ज्यादा वो लिख देंगे। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है ए और बी क्या है। बेटा, ए बताता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और बी बताता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम के बारे में। काश मैं आपको पूरा गैसीय स्टेट समझा पाता, लेकिन अपने पास उतना समय नहीं है अभी, फिर तुम लोग ही बोलोगे कि सर सिलेबस पीछे चल रहा है। ठीक है, जितना जरूरत का है उतना समझा रहा हूं। ठीक है, चलो भाई, वेरी नाइस। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ये ऑर्डर आप याद कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज पर चलते हैं, जिसका नाम है फिजिक्स ऑप्शन और केमिक्स ऑप्शन। देखो, फिजिक्स ऑप्शन मतलब फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिक्स ऑप्शन मतलब केमिकल एडजॉर्प्शन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसी टेबल से आएगा। मैंने एनसीईआरटी से सीधी टेबल उठाई है, क्योंकि कुछ बुक में अलग अलग पॉइंट भी दे रखे हैं। हम एनसीईआरटी से पढ़ें, क्यों? कभी अगर क्वेश्चन आया और उसमें डिबेट हुआ तो हम एनसीईआरटी की बात मानेंगे। तुम्हारा एकदम सही होगा, क्योंकि तुम एनसीईआरटी से पढ़ के जा रहे हो। ठीक है, ध्यान रखना। फिजिक्स ऑप्शन और केमिक्स ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है, ये फिजिकल एडजॉर्प्शन है। अभी तक जो हमने क्या पढ़ा था, फैक्टर्स अफेक्टिंग गैसेज ऑन सॉलिड, पीछे देखो जरा, जितने भी ये सारे फैक्टर हम पढ़ के गए हैं, ये वाले, ये जितने भी फैक्टर हम पढ़ के गए हैं, ये सारे फिजिकल एडजॉर्प्शन के हैं। गैसेस का सॉलिड पर एडजॉर्प्शन फिजिक्स ऑप्शन का एग्जांपल है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सारे फिजिक्स ऑप्शन के पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से सारी चीजें समझेंगे। ठीक है, कुछ नए पॉइंट भी यहां आएंगे। आ जाओ जरा, सबसे पहले फिजिक्स ऑप्शन और केमिक्स ऑप्शन। ठीक है, फिजिकल एडजॉर्प्शन, केमिकल एडजॉर्प्शन। ठीक, अब ध्यान से देखना, पहला पॉइंट पढ़ो, एक एक करके समझेंगे। कभी अगर एग्जाम में सवाल आया तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चांस है कि इसी टेबल से आए, तो बहुत ध्यान से ये टेबल समझनी है। ठीक है, आ जाओ जरा, आ जाओ। इट अराइजेज बिकॉज ऑफ वांडरवाल फोर्सेस। ध्यान रखना, फिजिकल फोर्स मतलब फिजिकल बॉन्ड, फिजिकल एडजॉर्प्शन मतलब फिजिकल बॉन्ड। फिजिकल बॉन्ड कौन से होते हैं? वीक वांडरवाल फोर्सेस। ठीक है, तो इट अराइजेज बिकॉज ऑफ वांडरवाल फोर्सेस, वीक फोर्सेस होते हैं यहां पर। केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है? इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। किसके बीच में? जब एडजॉर्बेट, ध्यान से सुनना बेटा, जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट का बॉन्ड बन जाएगा ना, उसको बोलते हैं केमिकल एडजॉर्प्शन। ध्यान रखना, मतलब यहां पर एडजॉर्बेट का एडजॉर्बेंट के साथ रिएक्शन करना जरूरी है। यहां पर फिजिकल में जरूरी नहीं है रिएक्शन हो, ध्यान रखना, यहां तो वीक फोर्स होते हैं। यहां पर केमिकल बॉन्ड बनना है ना, तो रिएक्शन तो होनी चाहिए। तो जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट आपस में रिएक्शन करेंगे तब ये होगा। ठीक, और जब वो वीक फोर्स रखेंगे तब ये होगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलें आगे, आ जाओ अगला। इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, और ये क्या लिखा है? इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, फिजिक्स ऑप्शन की कहानी सुनो जरा। फिजिक्स ऑप्शन की, मेरे पास ये फोन है, ठीक है, ये वाला पॉइंट समझा रहा हूं मैं। नॉट स्पेसिफिक, क्यों स्पेसिफिक नहीं है? ध्यान सुनना, मेरे पास ये फोन है, मेरे रूम में O2 है और N2 है। ठीक है, CO2 भी है, O2 N2 मैंने मान ली। ठीक, क्या है, क्या बोला मैंने? O2 और N2। ठीक,
पहले कौन सी गैस एडजॉर्ब होगी? जिसका टीसी ज्यादा। टीसी किसका ज्यादा होता है? मैंने ऑर्डर लिखा रखा है वहां पे, मतलब टीसी का नहीं लिखा रखा है, एडजॉर्प्शन का लिखा है, H2N2O2, O2 पहले होगी, है ना? तो O2 जब इस पर एडजॉर्ब हो जाएगी, ठीक है, O2 जब एडजॉर्ब हो जाएगी, मान लो O2 इस पर एडजॉर्ब हो चुकी सारी, ठीक, और फिर भी अवेलेबल स्पेस है, तो N2 भी तो एडजॉर्ब हो सकती है उसके बाद, लेकिन पहले O2 होगी, उसके बाद N2 एडजॉर्ब होगी। मान लो H2 भी होती तो उसके बाद H2 एडजॉर्ब होती। इसका मतलब ये स्पेसिफिक नेचर का नहीं है, गैस पे डिपेंड नहीं करता, कोई भी गैस ले आओ एडजॉर्प्शन हो जाएगा। बात समझ में आई? कोई भी गैस ले आओ एडजॉर्प्शन हो जाएगा, लेकिन हां, सिलेक्शन किसका पहले होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? क्रिटिकल टेम्परेचर पे। कौन सी पहले एडजॉर्ब होगी वो डिपेंड करेगा क्रिटिकल पे, लेकिन सारी एडजॉर्ब हो सकती ना, कोई भी सरफेस हो, फोन नहीं, तुम्हारा टीवी हो, कुछ भी हो, फैन हो, कुछ भी हो, तो वहां पर जो एडजॉर्प्शन होगा वो किसका होगा? वो स्पेसिफिक नेचर का होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, कोई सी भी गैस चलेगी, इसलिए तो बोला नॉट स्पेसिफिक। बात समझ में आई? नॉट स्पेसिफिक, ठीक है, नॉट स्पेसिफिक, समझ गए? कोई सी भी गैस का किसी भी सॉलिड पर एडजॉर्प्शन हो सकता है, ठीक है। चलो भाई इधर आ जाओ। इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, इसका मतलब क्या है? होना भी तो चाहिए हाईली स्पेसिफिक। क्यों? तुम ऐसा एडजॉर्बेट लाओ, तुम ऐसा एडजॉर्बेट लाओ जो एडजॉर्बेंट से रिएक्शन करेगा, तभी केमिसॉर्प्शन होगा। मान लो तुम ऐसा एडजॉर्बेट लाए जो एडजॉर्बेंट से ही रिएक्शन नहीं कर रहा है, तो काहे का केमिसॉर्प्शन? रिएक्शन करना जरूरी है, रिएक्शन नहीं हो रही है तो केमिसॉर्प्शन नहीं होगा, ठीक है। रिएक्शन नहीं हो रही है तो केमिसॉर्प्शन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। चलो भाई अगला पॉइंट, इट इज रिवर्सिबल इन नेचर और इट इज इरिवर्सिबल। ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, आ जाओ जरा फटाफट से। मेरे पास एडजॉर्बेंट की सरफेस है, ठीक है, ये एडजॉर्बेंट की सरफेस है, मेरे पास यहां पर O2 गैस एडजॉर्ब थी। अब मेरा मन कर रहा है कि नहीं, मैं N2 कराना चाहता हूं सभी जगह, पूरी जगह, तो मैं क्या करूंगा? O2 का डिसऑर्प्शन करवा दूंगा, एनर्जी देके गर्म कर दो। O2 का डिसऑर्प्शन करा दिया, अब अलग से N2 का एडजॉर्प्शन करा लिया, तो रिवर्सिबल हो गया ना, मतलब एडजॉर्प्शन डिसऑर्प्शन करा सकते हो इजीली, सही है ना भाई? O2 थी, आपने हटा दिया, N2 ले आए, इसको हटा दिया, H2 है, कुछ भी कर सकते हो आप, है ना? मतलब रिवर्सिबल नेचर का है ना, ठीक है, तो रिवर्सिबल नेचर का है ये, एडजॉर्प्शन डिसऑर्प्शन हो जाएगा। जबकि यहां क्या होगा? इरिवर्सिबल। क्यों बोला? आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट बनेगा, सही है ना? तो ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास एडजॉर्बेट है A, एडजॉर्बेंट है B, रिएक्शन हुई इनकी, इनका बना C, तो क्या यह जरूरी है कि C से वापस A और B बने? अरे भाई मान लो तुमने C को हीट कराया तो कुछ नया D बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा, हो सकता है ना, कुछ और बन जाता है, समझ रहे हो? इसलिए इरिवर्सिबल बोला है। तो जरूरी नहीं है कि एक बार कोई कंपाउंड बन गया तो वापस वही बना दे जो रिएक्टेंट था, ऐसा हो सकता है क्या? कभी कभी हो सकता है बस, है ना, जरूरी थोड़ी हमेशा हो, ठीक। तो ये कहानी है, तो ये क्या है? इट इज इरिवर्सिबल, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट बन चुका है, अब प्रोडक्ट कुछ और काम करेगा, हीट कराओ कुछ और बनाएगा, ठीक है, क्लियर? सर एब्जॉर्प्शन में केमिकल रिएक्शन होता, बिल्कुल सही, एब्जॉर्प्शन में केमिकल रिएक्शन होता और केमिसॉर्प्शन में भी केमिकल रिएक्शन होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर? चलो भाई ये हो गया, अगला पढ़ो। इट, पढ़ना जरा ध्यान से, है ना, क्या लिखा है? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, मोर इजिली लिक्विफाइबल गैसेज आर एडजॉर्ब रेडिली। यही पॉइंट तो अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, नेचर ऑफ गैस में नहीं लिखा था हमने? अरे भाई यही पॉइंट तो लिखा था, अरे यार नेचर ऑफ गैस में लिखा था ना ये पॉइंट, सही तो एकदम, जिसका लिक्विफेक्शन आसान उसका एडजॉर्प्शन भी आसान, ठीक है। इधर आ जाओ जरा, इधर आ जाओ। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, गैसेज विच कैन रिएक्ट विद द एडजॉर्बेंट शो केमिसॉर्प्शन, बिल्कुल सही, ये भी नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, लेकिन किस टाइप की? ऐसी गैसेस जो एडजॉर्बेंट के साथ रिएक्शन कर लें। यहां रिएक्शन जरूरी है, तभी तो केमिसॉर्प्शन, केमिकल बॉन्ड बनाना है यार, तभी तो केमिसॉर्प्शन बोलोगे बेटा, ठीक है। तो यहां
यहां भी गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन यहां किस टाइप का नेचर, ऐसी गैसेस जो रिएक्ट कर रही हो किसके साथ, एडसॉर्बेंट के साथ। यहां पर रिएक्शन जरूरी नहीं है, यहां रिएक्शन जरूरी है। ठीक है, एकदम यहां रिएक्शन जरूरी है भाई। ठीक, अगला पढ़ो। एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज लो, 20 से 40 किलो जूल पर मोल इन दिस केस। यहां क्या कह रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन इज हाई, 80 से 240 इन दिस केस। क्यों, बताओ जरा, आप ही बता सकते हो। किसमें ज्यादा एनर्जी निकलेगी, किसमें ज्यादा एनर्जी निकलेगी, जल्दी बोल दो, किसमें ज्यादा एनर्जी निकलेगी, जल्दी बोल दो फटाफट से। अरे बोलो भाई, किसमें ज्यादा एनर्जी निकलेगी, जिसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे। किसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेंगे, इस वाले में, केमी में। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, केमी में, केमी में, केमी में। देखो, अरे भाई केमी में बनेंगे ना, केमिकल बॉन्ड बनना है यार। ठीक है, क्लियर। तो ये सारे पॉइंट 5 हो गए, अभी और बचे हैं, पहले आप ये एक बार देख लो। ठीक है, किसी में डाउट हो तो बताओ, एक बार देख लो, फिर मैं आपको बताता हूं, और भी पॉइंट हैं अभी। ध्यान रखना, ये टेबल आपको एकदम रटनी है, मैं तो बोल रहा हूं भाई, सीधे सीधा रटना है, ये समझ समझ के रटना है, लेकिन याद जरूर करनी टेबल। चलो भाई, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एडसॉर्प्शन, इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अभी पीछे हमने ग्राफ बनाया था, याद करो। अरे ऐसा एक ग्राफ नहीं बनाया था इस टाइप का, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला, वही तो है ये। ठीक है, तो ये तो हम समझ चुके हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हो एडसॉर्प्शन कम हो जाता है। इधर आ जाओ, यहां क्या कह रहे हैं, हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एडसॉर्प्शन, इट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। अब जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। मैं फिजिक्स ऑप्शन का बना रहा हूं यहां पे, ये हम पहले भी बना चुके हैं, एक बार फिर बना दूंगा। और केमिस ऑप्शन का बना रहा हूं, दोनों में डिफरेंस समझना। ध्यान देना बेटा, है ना, थोड़ी देर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेबल, आपका जिंदगी बदल देगा ये टेबल। कईयों बार इस टेबल से क्वेश्चन आया है, कईयों बार, एक दो बार नहीं, कईयों बार। एडसॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर फिजिक्स ऑप्शन का, एडसॉर्प्शन वर्सेस टेम्परेचर केमिस ऑप्शन का। इसका तो आप बना चुके हो अभी थोड़ी देर पहले। ऐसा, इस वाले का कैसा होता वो देखो, इसका होता है ऐसा। ऐसा क्यों होता है, बहुत ध्यान से सुनना। फिजिक्स ऑप्शन में सिर्फ वीक फोर्सेस हैं, केमिस ऑप्शन में तो केमिकल बॉन्ड बनना है। और जब कभी भी बॉन्ड बनता है ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, याद करो केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, जब कभी भी बॉन्ड बनता है तो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हो क्या रहा है, ध्यान से सुनना। यहां से जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट किया, तो क्या होगा, एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, और एक्टिवेशन एनर्जी मिलने पर एडसॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। देखो बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है ये। लेकिन जो एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, उसकी भावनाएं समझना क्या है। देखो उसकी भावना ये है, एनसीईआरटी में जो लाइन लिखी है, देखो जरा क्या लिखा है, हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल। हाई टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट ऑफ क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। क्यों ज्यादा टेम्परेचर क्यों फेवरेबल है, एक्टिवेशन एनर्जी मिलनी चाहिए उसको। और ये क्या कह रहे हैं, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये उन्होंने किस सेंस में लिखा है वो समझना, वो उन्होंने इस सेंस में लिखा है कि यहां से यहां तक की बात कर रहे हैं बस, और एक बार पीक पर ही तो पहुंचना होता है तुम्हें। अगर तुम पीक पर पहुंच गए तो तुम्हारा प्रोडक्ट बन गया ना। तो उनका जो स्टेटमेंट कहना है वो क्या है, इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एडसॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन कहां तक, पीक तक। अगर उसके बाद एक लाइन और ऐड कर दें, ऑन फर्दर इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर आपने फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो एडसॉर्प्शन डिक्रीज होगा। क्यों, एक बार एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई, प्रोडक्ट बन गया, अब आप उसको प्रोडक्ट को हीट करके तोड़ रहे हो, सही ना, कुछ और बनेगा, लेकिन एडसॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, उन्होंने किस सेंस में ये लाइन लिखी है। हाई टेम्परेचर क्यों फेवरेबल है, क्योंकि उनको टेम्परेचर देना है ताकि एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाए, किसको, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को। और रिएक्टेंट यहां क्या क्या है, एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट। क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम, ठीक है। अगर यहां एक लाइन और ऐड कर देते,
ऑन फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर तो एडजॉर्प्शन डिक्रीजेस, है ना। तो उन्होंने ये जो लिखा ना, इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, वो क्यों लिखा है? क्योंकि उनको एक्टिवेशन एनर्जी देनी है, कहां तक? पीक तक जाना है, सिर्फ उतने सेंस में उन्होंने लिखा है। ठीक, क्लियर? ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर एडजॉर्प्शन, ये वाला फ्रीज ऑप्शन कम होता है, ये बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक है, एक सर्टेन पॉइंट तक, उसके बाद तो डिक्रीज होता है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला देखो जरा क्या कह रहे हैं। नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, मतलब आपको यहां एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि कोई बॉन्ड थोड़ी बनना है, वीक फोर्स है, अट्रैक्शन है बस। है तो खैर ये भी बॉन्ड, लेकिन बहुत वीक है, बहुत वीक है। ठीक है, इधर क्या है? हाई एक्टिवेशन एनर्जी नीडेड, हाई एक्टिवेशन एनर्जी समटाइम्स नीडेड। आपको हाई एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर? यहां भाई सीधी सी बात है यार, देखो बहुत कॉमन सेंस है। अगर बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी चाहिए ना, एक्टिवेशन एनर्जी। काइनेटिक्स तो पढ़ रखा है ना तुमने, मुझसे पढ़ रखा है। अगर बॉन्ड बनाओगे, रिएक्शन कराओगे, तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए ना। तो वही एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर के फॉर्म में दे रहे हैं। टेम्परेचर दोगे, एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी। ठीक है, चलो भाई अगला। इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ये बात तो सही है, याद करो। मोबाइल और टैबलेट का एग्जांपल लिया था, मोबाइल और टैबलेट का एग्जांपल लिया था, याद करो। मोबाइल और टैबलेट का एग्जांपल, टैबलेट में ज्यादा अच्छा होगा, है ना। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया, इट टू इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। ये भी सही है। क्यों? जितना ज्यादा सरफेस एरिया एड्सॉर्बेंट का होगा तो एड्सॉर्बेंट के रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। सही है, दोनों ही बातें सही है। मतलब इसके लिए भी सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए, इसके लिए भी, दोनों के लिए ही सरफेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। ठीक, एक लास्ट पॉइंट और देखो क्या कह रहे हैं। इट रिजल्ट्स इनटू मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर ऑन एड्सॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर। यहां क्या कह रहे हैं? इट रिजल्ट इनटू यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। अब समझना जरा बात को, मल्टी मॉलिक्यूलर और यूनिमॉलिक्यूलर से क्या तात्पर्य है हमारा, यहां पर ध्यान से देखो। पहले मैं फिजिक्स ऑप्शन बता रहा हूं, फिजिक्स ऑप्शन मतलब मोबाइल। ठीक है, ध्यान रखना। मेरे पास दो गैसेस हैं, एक O2 है, एक N2 है। मैंने इस पर O2 एड्सॉर्ब करा दी पहले। ठीक, अब मैं N2 कराना चाहता हूं, O2 को हटाए बिना। O2 हटा नहीं रहा हूं, N2 एड्सॉर्ब कराना चाह रहा हूं। मान लो बहुत सारी जगह O2 आ गया, कुछ जगह खाली है, तो वहां क्या आ जाएगा? N2 आ सकता है। अगर O2 खत्म हो गई तो अपन ने उतनी ही क्वांटिटी ली। खाली सरफेस है तो N2 भी आ सकती है, और खाली बच गई तो H2 भी आ सकती है। इसका मतलब यहां लेयरिंग हो जाएगी, पहले O2 एड्सॉर्ब होगी, फिर N2 होगी, फिर H2 होगी। तो यहां इसलिए बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन रही है। ठीक है, क्लियर? तो यहां मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन रही है, मतलब एक सरफेस पर आप एक से ज्यादा गैसेस का एड्सॉर्प्शन करा सकते हो, बिल्कुल करा सकते हो। ठीक है, यहां क्या है? यहां यूनि क्यों बोला? यहां सिर्फ वही एड्सॉर्बेट आएगा जो एड्सॉर्बेंट के साथ रिएक्ट करेगा। एड्सॉर्बेंट ने एड्सॉर्बेंट के साथ रिएक्शन कर लिया, बात खत्म हो गई, हो गया, रिएक्शन हो गई, बात खत्म हो गई। अगर कोई और एड्सॉर्प्शन कराना है तो दोबारा से कराओ। इसलिए यहां क्या बोलते हैं? यूनिमॉलिक्यूलर। यहां क्या बोलते हैं? मल्टीमॉलिक्यूलर। यहां आप कितनी भी गैसेस एड्सॉर्ब करवा सकते हो एक सरफेस पर, जबकि यहां रिएक्शन होना जरूरी है एड्सॉर्बेट का एड्सॉर्बेंट के साथ, और रिएक्शन हो गई, एड्सॉर्प्शन खत्म हो गया। ठीक है, ये कहानी है। ठीक है, क्लियर एकदम? समझ गया बात? तो ये कहानी थी। एक बार ये पॉइंट रीड कर लो, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं, आपको अच्छा लगेगा। अगर आपने पूरा लेक्चर अभी तक का ध्यान से सुना है ना, एक भी सवाल गलत नहीं होने वाला, सारे सही करोगे। देखना, करके देख लेना। ठीक है, रीड कर लो इसको। ठीक, और इसको कर लो, इसको रीड कर लो। ठीक है, करें सवाल? करें सवाल? चलो भाई, क्वेश्चन करोगे, आपको अंदर से एकदम मस्त फीलिंग आएगी। आ जाओ जरा फटाफट से। जो इसकी थ्योरी है वही सवाल है, बस यही तो मजा है इसका। एड्सॉर्ब्ड एसिटिक एसिड ऑन एक्टिवेटेड चारकोल कार्बन। बताओ, एक्टिवेटेड कार्बन बताओ क्या है? एक्टिवेटेड कार्बन का मतलब क्या होता है? आपने कार्बन की सरफेस को क्या करा दिया? एड्सॉर्बेंट बना दिया, मतलब पाउडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उसको। ठीक है, चलो भाई। एड्सॉर्ब्ड एसिटिक एसिड बताना जरा। एड्सॉर्ब्ड एसिटिक एसिड क्या होगा ये बताओ?
नाम में ही लिखा है एड्सॉर्ब्ड, मतलब एड्सॉर्बेट। और ये क्या होगा? एक्टिवेटेड कार्बन, एड्सॉर्बेंट। सही है, आंसर क्या आ गया? एड्सॉर्बेट। ढोलकपुर इज द आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, क्या बात है। बहुत बढ़िया। आ जाओ अगला सवाल। एड्सॉर्प्शन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स इज कॉल्ड। बताओ, एड्सॉर्प्शन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स इज कॉल्ड। बेटा जो थ्योरी वही सवाल, सीधा आंसर। यही तो थ्योरेटिकल चैप्टर का मजा है भाई। ठीक है, बताओ, एड्सॉर्प्शन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग केमिकल फोर्स इज कॉल्ड केमिसॉर्प्शन। आगरा इज द आंसर। क्लियर एकदम, सही जा रहा हूं मैं। अगला सवाल, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड सरफेस इज एक्सोथर्मिक बिकॉज। बताओ रीजन, बताओ एक्सोथर्मिक का क्या है? एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड सरफेस, एड्सॉर्प्शन तो वैसे भी क्या होता है एक्सोथर्मिक। बताओ जरा क्यों ऐसा है, बोलो क्यों ऐसा है, क्यों ऐसा है बताओ। फ्री एनर्जी इंक्रीज होना क्या है इसकी निशानी है एक्सोथर्मिक की? नहीं। एंट्रोपी क्या निशानी है? नहीं। एंट्रोपी क्या निशानी है? नहीं। तो लास्ट निशानी बची ना, इंट्रैक्शन डेवलप्ड बिटवीन गैस एंड सॉलिड। और इंट्रैक्शन डेवलप का मतलब फोर्स, कौन से फोर्स? वीक वांडरवाल फोर्स। ठीक है, वीक वांडरवाल फोर्स, वीक वांडरवाल फोर्स। अरे भाई फ्री एनर्जी इंक्रीजेस थोड़ी होगा। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक हीट ऑफ रिएक्शन। हीट किससे रिलेट करती है? हीट एड्सॉर्बेट एड्सॉर्बेंट के इंटरेक्शन पे डिपेंड करती है ना। ठीक है, चलें आगे। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, एकदम सही आया आंसर। अगला सवाल, द नेचर ऑफ बॉन्डिंग फोर्सेस इन एड्सॉर्प्शन आर। बताओ, प्योरली फिजिकल सच एज वंडरवाल, प्योरली केमिकल, बोथ केमिकल एंड फिजिकल, नन ऑफ दीज। आंसर क्या है? चेन्नई इज द राइट आंसर। सही है एकदम। अरे भाई आ गया होगा आंसर। अरे भाई एड्सॉर्प्शन में दोनों टाइप के फोर्स होते हैं, फिजिक्स ऑप्शन भी केमिक्स ऑप्शन, दोनों पढ़ तो रखे हैं आपने। ठीक है, क्लियर, चलें आगे। अरे वाह क्या बात है। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल। ध्यान रखना, ये नॉट एप्लीकेबल इन केमिक्स ऑप्शन। बताओ जरा केमिक्स ऑप्शन में कौन एप्लीकेबल नहीं है? हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन नेगेटिव, ये तो होती है चाहे फिजिक्स ऑप्शन चाहे केमिक्स ऑप्शन, दोनों में नेगेटिव। इट टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर, इट इज रिवर्सिबल, इट फॉर्म्स मोनोमोलिकुलर लेयर। हाई टेम्परेचर पे भी होता है, क्यों? एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है। मोनोमोलिकुलर लेयर क्योंकि एक बार रिएक्शन होती है। बहुत बढ़िया। इट इज रिवर्सिबल, ये गलत है, क्यों? इरिवर्सिबल होता है ये। चेन्नई आंसर है इसका। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज करेक्ट फॉर, करेक्ट चाहिए किसके लिए? फिजिकल एड्सॉर्प्शन के लिए। बताओ, पढ़ो जरा। इट इज वेरी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक तो केमिक्स ऑप्शन होता है, ये थोड़ी होता है। बहुत बढ़िया, करते जाओ। अरे भाई ऐसी चैट चलनी चाहिए, धुआंधार। अरे क्या बात है, सबके आंसर सही आ रहे हैं, वेरी गुड। इट इज वेरी स्पेसिफिक, एड्सॉर्प्शन ऑन सॉलिड इज इरिवर्सिबल, गलत बात है। एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, गलत बात है। जनरली बोथ एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ऑफ एड्सॉर्प्शन आर नेगेटिव। ढोलकपुर सही है एकदम, सही है। अरे भाई एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर लिखा है यहां, ध्यान से पढ़ लेना। एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है टेम्परेचर डिक्रीज करने पर, इनवर्सली है। देखो अभी भी कुछ लोग गलत कर रहे हैं। हाँ अरे यार अच्छे से पढ़ो इसको, आ जाएगा आंसर। क्लियर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, एकदम सही जा रहे हो। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट लिखा है यहां, बताओ। फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज ड्यू टू वंडरवाल फोर्सेस, बिल्कुल सही। फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज इरिवर्सिबल, एकदम गलत। अरे भाई फिजिकल तो रिवर्सिबल होता है ना, ध्यान रखो। फिजिकल मतलब मोबाइल फोन और गैस, बस। ठीक है, क्लियर। केमिकल एड्सॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर अपॉन सर्टेन लिमिट देन डिक्रीज। देखो कितना बढ़िया लिखा है, ये वही है जो मैंने ग्राफ से समझाया था। सर्टेन लिमिट तक बढ़ता है और फिर अगर मान लो फर्दर और इंक्रीज करते हो तो डिक्रीज हो जाएगा। चलो भाई, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन फॉर केमिकल एड्सॉर्प्शन इज ग्रेटर, बिल्कुल सही है। स्ट्रॉन्ग फोर्स है ना, ज्यादा एनर्जी निकलेगी। ठीक है, अगला सवाल, विच गैस विल बी एड्सॉर्ब ऑन सॉलिड टू ग्रेटर एक्सटेंट। बताओ इनमें से। हैविंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल, हैविंग हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, यही आंसर है बदलापुर। भाई टीसी ज्यादा, एड्सॉर्प्शन ज्यादा, क्यों? लिक्विफेक्शन ज्यादा होता है तो एड्सॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। बताओ। क्रिटिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर, प्रेशर, बिल्कुल सही, ढोलकपुर आंसर है। टीसी एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टीसी होता है। एड्सॉर्प्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी होता है।
एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी होता है, ठीक है। अगला, विच गैस एड्सॉर्ब टू द मैक्सिमम अमाउंट बाय एक्टिवेटेड कार्बन, फटाफट से बता दो, जल्दी से जल्दी से फटाफट से बता दो, कौन सी गैस होती है, जल्दी बोल दो, ABCD में से जल्दी बता दो कौन सी गैस होती है। आपकी GOC की DPP आ गई, PPT मंगा लें उसकी। आप लोग आंसर करो, कौन सी गैस होती है। जल्दी बोलो, क्या आएगा आंसर, ढोलकपुर आएगा ना, अरे ऑर्डर बताया था आपको। चलो अगला, द वॉल्यूम ऑफ गैसेज अमोनिया CO2 H2 एड्सॉर्ब बाय 1 ग्राम ऑफ चारकोल, मतलब ये क्या है, एड्सॉर्बेंट है, इसको आपको एड्सॉर्ब कराना है। बताओ किसका ज्यादा होगा एड्सॉर्प्शन, सोचो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला आगे आएगा, फिर कार्बन वाला, और फिर क्या आता है डायटोमिक में, ठीक है। सी आ जाएगा एकदम आंसर, ठीक है। इसका एक ट्रिक भी बताया था मैंने आपको, बताया था क्या, गैसियस में H2N2O2 COCH4 CO2 HCl अमोनिया SO2, ठीक है। इसको मैं वहीं लिख दूं, वहीं ऐड कर देता हूं, इसको ऐसे याद कर लेना, हमने उसको, ठीक है, हमने उसको, मिथाइल ग्रुप है इसमें, मतलब मीथेन है ना, मिठाई खिलाई, कार्बन डाइऑक्साइड ना कार में, वो हकला, मतलब HCl से हकला नहीं रही थी, सोच रही थी, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, नहीं मतलब है ना, सोच मतलब ऐसो, ठीक है। हमने मतलब ये हो गया आपका, ये इससे कनेक्ट कर लो, ये इससे कर लो, मिठाई को कनेक्ट कर लो इससे, कार को कनेक्ट कर लो इससे, अगला को इससे, नहीं को इससे, सोच को इससे, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। चलें आगे बढ़े, तो ये ऑर्डर आप इस तरीके से याद भी रख सकते हो। चलो भाई, कहां गए अपन सवाल पे, कहां गया भाई, बहुत सवाल कर लिए यार, वाह यार क्या बात करो, वाह बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल आप बना लोगे। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एड्सॉर्ब वाटर, मॉइस्चर को कौन एड्सॉर्ब करता है, सॉलिड जेल होना चाहिए, ये तो लिक्विड होता है, सॉलिड सिलिका जेल है ना, ठीक है, सिलिका जेल आगरा आंसर है। अगला सवाल, एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन आर रेस्पेक्टिवली, बोलो एड्सॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन रेस्पेक्टिवली, जल्दी बोलो फटाफट से, अरे बताओ भाई कितना हंसोगे सोच रही थी वो, वाह, जल्दी फटाफट से, एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन आर रेस्पेक्टिवली, बोलो AB और AD, AB ऑप्शन मतलब बल्क फिनोमिना, एड्सॉर्प्शन मतलब सरफेस फिनोमिना, बी आंसर है, बदलापुर। एड्सॉर्प्शन इज मल्टी लेयर इन द केस ऑफ, मल्टी लेयर, एक से ज्यादा बार एड्सॉर्प्शन किसमें करा सकते हो, फिजिक्स ऑप्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन, आगरा इज द आंसर, ठीक है। क्या बात है, आज तो झमाझम आंसर आ रहे हैं, वाह। रिवर्सिबल एड्सॉर्प्शन इज, बताओ, केमी फिजी बोथ नन, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल कौन सा, फिजी, एक गैस हटा के दूसरी ला सकते हो, दूसरी हटा के तीसरी ला सकते हो, है ना। अगला, सॉर्प्शन इज द फिनोमिना ऑफ, रिवर्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, ये तो डिसॉर्प्शन होता है, रिवर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन आपने सुना ही नहीं कभी, व्हेन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, चेन्नई इज द आंसर, देख लो जरा, चेक कर लो, ठीक है, वाह। अच्छा ये तो अभी पढ़ा है नहीं, चलो भाई हो गया, बस अब ये एक और लास्ट ये वाला कर लो, ठीक है, इसको ऊपर ले लेते हैं, बाकी अभी और पढ़ेंगे अपन, है ना, और तो हो गए बहुत सही। चलो भाई आ जाओ, द हीट इवॉल्व इन द केमिस ऑप्शन लाइज इन द रेंज, ठीक, 80 से 240 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और यही हम मानेंगे, ठीक है।
क्लियर एकदम, वेरी नाइस। अब हम चलते हैं और थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है। आज एडजॉर्प्शन अपन खत्म ही कर देते हैं, अच्छा लगेगा आपको। चलो भाई आओ जरा, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ लो जरा। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? ये आपका रिलेटेड है फिजिकल एडजॉर्प्शन से। फिजिक्स ऑप्शन की कहानी है ये, ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिक्स ऑप्शन। ये क्या बताता है आइसोथर्म आपको? ध्यान से सुनना जरा, ध्यान सुनना। फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन या फिर फिजिक्स ऑप्शन, इसके बारे में ये बोला जाता है कि द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, ये क्या है? द वेरिएशन, ऐसे लिख लो, द वेरिएशन ऑफ आइसोथर्म है, मतलब कुछ ग्राफ होगा ना पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, है ना। द वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, द वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन एक मैथमेटिकल रिलेशन है ना। द वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, द वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक। मतलब ध्यान से देखना, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को कैसे डिफाइन करते हैं वो सुनो। इसको डिफाइन करते हैं, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन किया जाता है। ध्यान से देखना जरा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को डिफाइन करते हैं द मास ऑफ एडजॉर्बेट, द मास ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्ब ऑन द एडजॉर्बेंट, ऑन द एडजॉर्बेंट, ठीक है। ध्यान से सुन लो, एक्चुअल में एक रिलेशन है, एक ग्राफ है, किसका? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन का प्रेशर के साथ। अब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? ऐसे, ठीक है। द मास ऑफ एडजॉर्बेट एडजॉर्ब ऑन द एडजॉर्बेंट, ठीक है। यहां देखो जरा, इसको डिफाइन करते हैं x बाय एम से। यहां पर x क्या है? मास ऑफ एडजॉर्बेट, और m क्या है? मास ऑफ एडजॉर्बेंट। ध्यान से सुनिएगा, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। और x बाय एम क्या है? x बाय एम को ही बोलते हैं क्या? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। बात समझना, कितने ग्राम एडजॉर्बेंट पर कितने ग्राम एडजॉर्बेट को एडजॉर्ब करा रहे हो, उसी को ही एक्सटेंट बोलते हैं, ठीक है। कितने ग्राम एडजॉर्बेट को आप एडजॉर्ब करा रहे हो, किस पर? कितने ग्राम एडजॉर्बेंट पर। तो x बाय एम क्या है? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। तो हम क्या देखेंगे, अभी हम एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं अगले पेज पर, किसका? x बाय एम का। ये क्या है? एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, x बाय एम, किसके साथ? p के साथ। तो फ्रेंडलिक ने एक इक्वेशन दी थी, उसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। पहले आप इसको नोट कर लो। आइसोथर्म पूछा है एक बच्चे ने कि आइसोथर्म क्या होता है? बेटा आइसोथर्म वो होता है जहां टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, ठीक है। ऐसे ग्राफ जिनमें टेम्परेचर थ्रू आउट कांस्टेंट हो, उसको आइसोथर्म बोलते हैं, ठीक है। चलें आगे बढ़े, नोटेड, वेरी गुड। अब ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखना, यहां पर मैं बना रहा हूं, इसकी एक इक्वेशन होती है फ्रेंडलिक की, x बाय एम इज इक्वल टू के पी टू दी पावर 1 बाय एन। ये इसकी इक्वेशन है, ध्यान रखना। यहां पर के एन क्या है? कांस्टेंट होते हैं ये, ठीक। x बाय एम आपको पता ही चल गया, एक्सटेंट है और p प्रेशर है, ठीक। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं, ध्यान से देखो। ग्राफ आपको पहले से पता है, अरे भाई कितनी बार बना चुके? 2-3 बार तो बना ही चुके हो। याद करो, अभी मैंने आपको बनवाया था ये वाला, याद आ जाएगा अभी। देखो ऐसा, याद है भाई? मैंने यहां पहले एडी लिखा था, यहां पी लिखा था। अब मैं वहां एडजॉर्प्शन को एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन से रिप्लेस कर रहा हूं। क्या लिखूंगा? x बाय एम, ठीक है, x बाय एम। ऐसा ग्राफ होता है, आपको पहले से भी पता है। और इस कर्व को क्या बोलते हैं? आइसोथर्म। क्यों? थ्रू आउट द प्रोसेस टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर
कांस्टेंट है। क्लियर? सर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है? अरे भाई यही है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का मतलब है एडजॉर्प्शन प्रोसेस में जो तुम ग्राफ बना रहे हो, इस कर्व का नाम आइसोथर्म है। इस कर्व का नाम क्या है? आइसोथर्म है। अगर तुमसे कोई पूछ ले बताओ इस कर्व का नाम क्या है, x/m वर्सेस टेम्परेचर ऐसा जाता है, बताओ इस कर्व का नाम क्या है? यहां टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो यहां क्या होगा? प्रेशर कांस्टेंट होगा, और प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इसको क्या बोलोगे? आइसोबार बोलोगे। क्या बोलोगे? आइसोबार। यहां क्या है? एडजॉर्प्शन वर्सेस प्रेशर है तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, क्या बोलोगे? आइसोथर्म। ऐसा होता है। ठीक है, क्लियर है एकदम बेटा? चलो भाई ध्यान से देखना। अब इस ग्राफ की स्टडी करनी है इक्वेशन से। कैसे करेंगे? ध्यान सुनो। मैं यहां पर एक पॉइंट ये ले रहा हूं जिसको O बोल रहा हूं, एक पॉइंट ये ले रहा हूं जिसको A बोल रहा हूं, और एक पॉइंट यहां ले रहा हूं B बोल रहा हूं इसको। और मैं यहां तीन केसेस बना रहा हूं। केस 1 इन OA रीजन, केस 2 इन AB रीजन, केस 3 आफ्टर B। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा। इस ग्राफ को मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, OA AB आफ्टर B। ठीक, अब ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से देखो जरा। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ OA क्या है, ध्यान से देखना। OA क्या है, ध्यान से देखो। तो ये तुम्हारी कुछ कुछ स्ट्रेट लाइन जैसी है, लगभग स्ट्रेट लाइन है OA। देखो OA लगभग स्ट्रेट लाइन है, लगभग स्ट्रेट लाइन है। अब तुम्हें इस इक्वेशन को इस पार्ट के लिए सेटिस्फाई कराना है, इतने पार्ट के लिए। तो मुझे वह बताओ, ये वाली इक्वेशन अगर मैं यहां लिखूं, ठीक है, बताना जरा, ये वाली इक्वेशन में मुझे ये बनाना है। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है बताओ? स्ट्रेट लाइन तो तभी होगी ना जब x/m p के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब 1/n कितना रखना पड़ेगा? 1। तभी तो बेटा ये ऐसा बनेगा, x/m इज इक्वल टू kp। ठीक, तो मैं यहां लिख रहा हूं इन OA रीजन 1/n होता है 1, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है। और 1/n 1 है तो x/m क्या हो जाएगा? k इंटू पी। मतलब x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यही तो आएगा स्ट्रेट लाइन वाला, y इज इक्वल टू mx जैसा बन गया। ठीक है, तो ये OA हो गया। अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैं ये चीज लूं, कौन सा? इतना हिस्सा। अगर मैं A से चलूं कहां तक? B तक। A से चल रहा हूं कहां तक? B तक। और A से B चलूं तब तो ये कर्व है, और अगर ये कर्व है तो जनरल इक्वेशन ही सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब अगर मैं कर्व की बात करूं तो x/m इज इक्वल टू kp की पावर 1/n, लेकिन यहां 1/n तुम्हारा वेरी करेगा 0 से 1, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो 1/n है वो 0.22 0.5 लिखा हुआ है। ठीक है, लगभग इतना होता है। एक्सपेरिमेंटल केसेस कुछ डिफाइन किए होंगे उन्होंने। तो 0 से 1 के बीच में है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में होता है। ठीक, और मोस्ट ऑफ द केसेस में 0.2 से 0.5 होता है। तो ये वेरी करेगा, वो डिपेंड करता है, कर्व आ रहा है ना इसलिए वेरी करेगा। अब सुनना जरा, इस बी पॉइंट पर अगर मैं आपसे पूछूं, इस बी पॉइंट पर एक लाइन ड्रॉ करो, इधर एक प्रेशर आएगा जिसको बोलते हैं पीएस। पीएस का फुल फॉर्म क्या है? सैचुरेशन प्रेशर। तो अगर तुम सैचुरेशन प्रेशर पर पहुंच गए, उसके बाद देखो आप क्या हो रहा है। उसके बाद कैसी लाइन आ रही है? देखो उसके बाद सीधी लाइन आ रही है, ऐसी सीधी लाइन आ रही है। मतलब प्रेशर आप कितना भी बढ़ा लो, प्रेशर आप कितना भी बढ़ा लो बेटा, एडजॉर्प्शन कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब प्रेशर पे तो डिपेंड ही नहीं करेगा। और प्रेशर पे कब डिपेंड नहीं करेगा? जब ये 0 हो जाए। और जब 1/n 0 हो जाएगा तो ये p की पावर 0 मतलब सीधा k आ जाएगा। ठीक, जो कि मैं यहां लिख रहा हूं। अगर 1/n तुम्हारा 0 हो गया तो मैं क्या लिखूंगा? x/m क्या लिखूंगा बेटा? k p की पावर 0 मतलब सिर्फ k। ठीक, तो x/m किसके बराबर आ गया? k के बराबर। प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, प्रेशर पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ध्यान से सुन लो, तीन केस फिर से। OA रीजन में प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, AB रीजन में जनरल इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, आफ्टर भी प्रेशर पे इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, प्रेशर पे इंडिपेंडेंट होता है। क्लियर? तो ये रीजन और ये रीजन, तीन रीजन में डिवाइड किया, स्ट्रेट लाइन, कर्व, इंडिपेंडेंट।
स्ट्रेट लाइन कर्व इंडिपेंडेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर्व इंडिपेंडेंट। सही है, ठीक है, क्लियर है एकदम। तो ये ग्राफ है, ये इक्वेशन है, अलग अलग रीजन हमने कैटेगराइज करे और उसके अकॉर्डिंग हमने अलग अलग इक्वेशन लिखी। अब एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन ए बी रीजन। ठीक है, तो ये इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन ओ ए रीजन, ये इक्वेशन इस टाइप से। ठीक है, क्लियर। चलो भाई, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 1/n का सिग्निफिकेंस पूछ रहा है एक बच्चा। ये जो कर्व है ना, किसी भी कर्व की कुछ इक्वेशन होती है, तो वो इस कर्व की इक्वेशन ये है। ठीक है, ठीक। अब एनसीईआरटी में एक बहुत बढ़िया लाइन दे रखी है, इसको समझ लो जरा क्या कह रहे हैं। एनसीईआरटी से उठा के लाए हैं, द एक्सपेरिमेंटल आइसोथर्म ऑलवेज सीम टू अप्रोच सैचुरेशन एट हाई प्रेशर। एक्सपेरिमेंटल स्टडी की गई तो उससे पता चला कि एड्सॉर्प्शन क्या होगा, एक समय आने के बाद सैचुरेशन प्रेशर के बाद क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। हाई प्रेशर पे जा रहे हो तुम, है ना, इधर प्रेशर बढ़ रहा है ना। दिस कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय फ्रंटलिक आइसोथर्म, दस इट फेल्स एट हाई प्रेशर। अब ये वाली लाइन क्यों लिखी इनने, ये लाइन क्यों लिखी, इसका क्या कहानी इसके पीछे की, बहुत ध्यान सुनना। ये लाइन उन्होंने इसलिए लिखी कि भैया जब प्रेशर पे वेरी ही नहीं कर रहा तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे। ठीक है भाई, प्रेशर पे तो वेरी ही नहीं कर रहा, जबकि तुम वेरिएशन देख रहे थे एक्स बाय एम का, किसके साथ, पी के साथ। प्रेशर पे तो इंडिपेंडेंट ही हो गया, तो प्रेशर वेरी करके तुम कैसे एनालाइज कर पाओगे कि एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट क्या है, बता ही नहीं पाओगे ना तुम। मतलब कांस्टेंट हो जाता है एड्सॉर्प्शन। ठीक है, क्लियर। एड्सॉर्प्शन क्या हो जाता है, कांस्टेंट। तो ये ध्यान रखना, हाई प्रेशर पर आपका इस वाले कर्व से आप कुछ एनालाइज नहीं कर पाओगे, बस ये बता सकते हो कांस्टेंट है। ठीक, फिर सुन लो, आफ्टर बी प्रेशर पर वेरी ही नहीं कर रहा, और वेरी नहीं करेगा तो आप इक्वेशन से बता ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, आगे बढ़े, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो ये इसकी कहानी हो गई। लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म समझ लो, ये रिलेटेड है तुम्हारा किससे, केमिसॉर्प्शन से। जैसे फ्रंटलिक रिलेटेड है किससे, फिजिसॉर्प्शन से, ये है केमिसॉर्प्शन से। केमिसॉर्प्शन, ध्यान से देखना जरा, ये किससे रिलेटेड है बेटा, केमिसॉर्प्शन से रिलेटेड है। ठीक है, किससे रिलेटेड है, केमिसॉर्प्शन से। ठीक, अब ध्यान से देखो, यहां भी सेम वही कहानी है, बस केमिसॉर्प्शन के लिए इक्वेशन क्या होती है, एपी अपॉन 1 प्लस बीपी, और यहां ए एंड बी कांस्टेंट होते हैं, ये इक्वेशन होती है। बाकी सारी कहानी वही लगानी है। क्या क्या लगानी है, अगर मैं केस 1 सोचूं, ओ ए रीजन, ठीक है, ओ ए रीजन। केस 2 सोचूं, पीछे वाले से ही सोचना है ना, ए बी रीजन। और केस 3 सोचूं आफ्टर बी, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पे तो एड्सॉर्प्शन, वैसी वेरिएशन तो वही होगा ना। अगर मैं ग्राफ को टेंटेटिव यही मान के सोच लूं तो ग्राफ तो ऐसी होगा ना, प्रेशर बढ़ाने पर पहले बढ़ेगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो ध्यान से देखो जरा, इधर मुझे बताओ इस इक्वेशन में ओ ए रीजन में स्ट्रेट लाइन चाहिए। स्ट्रेट लाइन कब आएगी, जब नीचे वाली वैल्यू ये बीपी वाली 0 कर दो और 1 को रख लो। मतलब ओ ए रीजन में अगर मैं ऐसा बोलूं 1 इज ग्रेटर देन बीपी, तो ध्यान से देखो जरा, अगर 1 बड़ा होगा इससे तो ये नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगर ये नेग्लेक्ट कर दिया तो एपी बाय 1 आ जाएगा ना, एक्स बाय एम। ठीक है, तो एक्स बाय एम क्या आ गया, एपी बाय 1। मतलब एपी लिख दूं ना, 1 कैसे क्या डिवाइड करूं, 1 से डिवाइड करूं ना करो, बात बराबर है। तो एक्स बाय एम क्या आ जाएगा, एपी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो एक्स बाय एम क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलो भाई अगला, ए बी में चलो, ए बी में, ए बी में क्या होता है, कर्व। देखो ए बी में तुम्हारा क्या होता है, कर्व। ए बी में कर्व होता है तो जनरल इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, क्या, एक्स बाय एम इज इक्वल टू एपी अपॉन 1 प्लस बीपी। और केस 3 में आफ्टर बी, आफ्टर बी क्या होता बताओ, आफ्टर बी कांस्टेंट होता है, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है। और सुनो, प्रेशर पर डिपेंड कब नहीं करेगा, जब यहां पर 1 छोटा हो और बीपी बड़ा हो। ऐसा क्यों, करके देख लो। एक्स बाय एम क्या आ जाएगा बेटा, एपी अपॉन बीपी। पी से पी उड़ा देना, पी से पी उड़ा देना, क्या आ जाएगा, ए अपॉन बी आ जाएगा। मतलब एक्स बाय एम इंडिपेंडेंट हो गया प्रेशर के। ठीक है, इस टाइप से।
फटाफट से नोट कर लो, बिल्कुल वैसा ही है, बस आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इक्वेशन चेंज करनी है। ए और बी कांस्टेंट है, पी आपका प्रेशर है, एक्स बाय एम एक्सटेंट है। ये लैंगमुन ने इक्वेशन दी थी और वो वाली फ्रेंडलिक ने दी थी। ठीक है, क्लियर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा ए और बी जो है वो डिपेंड करते हैं किस पर, एडसॉर्बेट के मॉलिक्यूल पर। और वो ए और बी जो है वो वाले ए और बी नहीं है जो तुम सोच रहे हो। कौन से, अट्रैक्शन और वो वंडरवाल से रिलेट नहीं कर रहे, ध्यान रखना। ये ए और बी वंडरवाल वाले कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट कौन से वाले हैं, एडसॉर्बेट के लिए। ठीक, और एडसॉर्बेट यहां पर क्या होता है, स्पेसिफिक। क्यों, वो रिएक्शन करता है किसके साथ, एडसॉर्बेंट के साथ। ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ूं। अब एक ग्राफ तुम्हें बनाना है, लास्ट पॉइंट, नहीं सेकंड लास्ट पॉइंट। इस वाले का एक ग्राफ होता है, इस वाले का, फ्रंटलिक वाले का। क्वेश्चन ये है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ log x बाय एम वर्सेस क्या, log p। आ जाओ जरा ध्यान से, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। मुझे बताओ x बाय एम क्या होता है, k p टू दी पावर 1 बाय n, इसके लिए फ्रंटलिक के लिए है ना, फॉर फिजिक्स ऑप्शन। ठीक है, फिजिक्स ऑप्शन में ये इक्वेशन होती है। अब ध्यान से देखना जरा, x बाय एम ये है। अब मुझे आप एक बार बता दो, लॉग ले लूं दोनों तरफ, लॉग, तो लॉग x बाय एम क्या आ जाएगा, लॉग k इंटू पी की पावर 1 बाय एन। अलग अलग लॉग ले लो यहां पे, क्यों, लॉग a इंटू बी है, तो लॉग x बाय एम क्या आ जाएगा, लॉग k, लॉग की प्रॉपर्टी, प्लस लॉग p की पावर 1 बाय एन। अब एक और प्रॉपर्टी, लॉग a की पावर भी b लॉग a, तो लॉग x बाय एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1 बाय एन, आगे ले आऊं, ये क्या आ जाएगा, लॉग पी। अरे भाई लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। अब सुनो, लॉग एक्स बाय एम को क्या मान लू मैं, वाई, वाई ये सी हो गया, 1 बाय एन स्लोप हो गया, ये एक्स हो गया। आ जाओ जरा ग्राफ बना लेते हैं, ऐसा ऐसा, देख लो, बताओ जरा मुझे फटाफट से कैसा ग्राफ जाएगा। देखो, इधर लिख दूं मैं लॉग एक्स बाय एम, और इधर क्या लिख दूं, लॉग पी लिख दूं। सोच के बताओ जरा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कैसा जाएगा बताओ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कैसा जाएगा, बोलो ऐसा। देख ला, यहां से लेकर यहां तक ये इंटरसेप्ट होता है लॉग के बराबर, और ये क्या होता है, स्लोप क्या होता है, 1 बाय एन। देख लो जरा एक बार, स्ट्रेट लाइन आएगा, पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट, स्ट्रेट लाइन जाएगा, देखो। ठीक है, क्लियर, स्ट्रेट लाइन जाएगा, क्लियर है। चलो भाई वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो log x बाय एम वर्सेस log p का ग्राफ ऐसा बनेगा, क्लियर, एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा। ठीक है, क्लियर, एकदम क्लियर है। चलो भाई फटाफट से देख लो जरा, हो गया ये। चलो एक और लास्ट टॉपिक अपना बचा है, एडजॉर्प्शन खत्म हो जाएगा। एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन फेज, ये है सेम एज फिजिक्स ऑप्शन, सेम एज फिजिक्स ऑप्शन, मतलब सेम वैसा ही होता है जैसा फिजिक्स ऑप्शन होता है। पढ़ लो जरा, आओ जरा एक एक लाइन पढ़ लेते हैं फटाफट से। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, सही बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा, वहां भी होता था यहां भी हो रहा है। द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द एडजॉर्बेंट, बिल्कुल सही है, सरफेस एरिया बढ़ाओगे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ाओगे एडजॉर्प्शन बढ़ेगा ना यार, सीधी सी बात है, वही तो तुम्हारे पॉइंट्स हैं। थर्ड, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। कैसे, तुम्हारी प्रेशर वाली इक्वेशन क्या थी, गैसेस वाली इक्वेशन क्या थी, x बाय एम इज इक्वल टू के, फिजिक्स ऑप्शन की ये थी। बस अब तुम्हें क्या करना है, यहां पर प्रेशर पर वेरी नहीं करेगा, अब किस पर वेरी करेगा,
कॉन्सेंट्रेशन पर। बस खत्म। कॉन्सेंट्रेशन, सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूट की। किसमें? सॉल्यूशन में। अगला क्या लिखा है? द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेंट एंड द एड्सॉर्बेट। बिल्कुल सही है भाई, ऐसा सॉल्यूट होना चाहिए जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए, सॉल्यूशन बनाए ना, बस सीधी सी बात। ठीक, क्लियर? ठीक है, तो ये कहानी है। ठीक, अरे बहुत सिंपल है यार। हाँ भाई, जीओसी का लेक्चर है 9:30 बजे, करेंगे, वो भी करेंगे भाई। सेम वैसा ही है, बस तुम्हें क्या करना, पी हटा दो, कंसंट्रेशन लगा दो, सारी कहानी वही है ना? ठीक है, ठीक। अरे यार, जब कहानी ही सेम है तो इसमें क्यों मैं 10 मिनट लगाऊं? जब सारी कहानी सेम है, तुम पढ़ के तो देखो, 2 मिनट में पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, अरे ये तो वही वाली बातें लिखी हैं। अरे हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। चलो अब इसके सवाल कर लो, कुछ 1-2 सवाल होंगे बस। आ जाओ जरा, फटाफट से बताओ आंसर क्या है, तुरंत। आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, जल्दी फटाफट से बता दो जरा, 1-2 क्वेश्चन और है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा सर एन क्या है? एन कांस्टेंट है बेटा, वो किसी कर्व की इक्वेशन है, उसमें वो कांस्टेंट लगाया है उन्होंने। ठीक है, और वो कांस्टेंट जो है वो एक वेरिएबल के फॉर्म में भी है कि कहां से कहां तक तुम ले सकते हो उस इक्वेशन को, है ना? चलो भाई, आगरा, बदलापुर, चेन्नई, ढोलकपुर, फटाफट से, देख के नहीं बता पाओगे आंसर, जल्दी फटाफट से, सिंपल सा है, देखो। ठीक, अब इसके बाद उन्होंने नहीं लिया है ना? क्यों? क्योंकि फ्रॉन्डिक एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, याद करो वो लास्ट पॉइंट एनसीईआरटी के जो 3 लाइनें काट के लाए थे, इसलिए उन्होंने आगे नहीं लिखा, पीएस तक ही लिया है। ठीक है, अगला सवाल, अ प्लॉट ऑफ log x by m अगेंस्ट log p फॉर द एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन अ सॉलिड, मतलब फिजिक्स ऑप्शन। ठीक है, फिजिक्स ऑप्शन की इक्वेशन पता है, log x by m log p का अभी प्लॉट किया था हमने, स्लोप क्या आया था? 1/n, याद करो, इंटरसेप्ट log के, स्लोप 1/n। ठीक है, ठीक, ये कहानी है, क्लियर है? समझ गए बात को? बस तो हो गया आज का काम। जाते जाते हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, ये बात कल शाम से हम बोलना चाह रहे थे आपसे। थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए, आपने हमसे एडजॉर्प्शन खत्म करा लिया, अच्छा लगा मुझे, आपको भी अच्छा लगा होगा। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसका मतलब आपको रिवाइज करना पड़ेगा, एक बार में आपको चीजें याद नहीं होंगी, ये कंफर्म है। अगर हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा दिमाग है आपका, लेकिन इसको रिवाइज करते रहो, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है ना, एक तरीके से मान लो ये बोनस आ गया आपका। क्यों बोनस आ गया? क्योंकि चैप्टर है थ्योरेटिकल, एक बार आपने पढ़ लिया तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे, और कोई बहुत टफ चीज नहीं है, सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है, आप एक बार रिवाइज करके देखोगे, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अपना अभी इस वाले लेक्चर का टाइम हो गया, 9:30 बजे अपन मुलाकात करेंगे और 9:30 बजे अपन पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी आज हम सीखेंगे। क्लियर है एकदम? चलो 9:30 मिले, शायरी हम बाद में सुनाएंगे 10:30 तक, है ना? मतलब जितने जल्दी तुम क्वेश्चन कर लो, हो सकता है 10:15 ही खत्म हो जाए, क्वेश्चन जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो बेटा मिलते हैं फिर 9:30 बजे, तब तक के लिए ओके बाय।